एपिसोड 161 जोड़ 170 160 161। मैंने तुम्हें भाई समझा लेकिन तुम वास्तव में मेरा फायदा उठाना चाहते थे। 160 161। मैंने तुम्हें भाई समझा लेकिन तुम वास्तव में मेरा फायदा उठाना चाहते थे। जिन शेंगलिंग ने भी बेशक फोन से आ रही आवाज सुनी थी जब आर्या ने उसे फोन किया था, और हाँ, ये लिंडा की ही आवाज थी जिसे उसने अभी अभी फोन किया था। इस क्षण जिन शेंगलिंग का चेहरा सचमुच गुस्से से लाल हो गया। ये कैसे संभव है? ये लॉरियल इंटरनेशनल ही क्यों होगा? उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह सच है। मदीना ने सचमुच लॉरियल इंटरनेशनल को चुना था। ये कैसे हो सकता है? आसपास के अधिकारियों को भी अब पता चल चुका था कि क्या हुआ था। मदीना ने फैशन कंपनी के रूप में लॉरियल इंटरनेशनल को चुना था और वह जियांगहाई आ रही थी। उनकी आंखें एक साथ चमक उठीं। अगर वे मदीना के साथ गहन बातचीत कर पाते और सहयोग समझौता कर लेते तो ये जश्न मनाने का एक कारण होता। वे सभी व्यवसायी थे जिनके हितों को सर्वोच्च महत्व दिया जाता था। जिन शेंगलिंग के साथ सहयोग करने के लिए तैयार कई लोग अब पीछे हटने के बारे में सोच रहे थे। जिन शेंगलिंग ने उनकी सोच को भांप लिया और झट से आगे बढ़कर मुस्कुराते हुए एक मोटे ताजे बॉस के पास पहुंची और बोली, श्रीमान गाओ, हम अपना सहयोग कब लागू कर सकते हैं? जिसका नाम मिस्टर है। गाओ ने उस समय सीधे तौर पर कहा, लुओ देश की संस्कृति के साथ इस सहयोग पर अभी भी विचार करने की आवश्यकता है। इसमें विचार करने लायक क्या है महोदय? गाओ, आपने पहले ही साफ साफ कहा था कि आपके पास अनुबंध तैयार है, अब चलिए इस पर हस्ताक्षर करते हैं। जिन शेंगलिंग ने कहा, क्या मैंने अभी अभी ऐसा कुछ कहा था? अगर मैंने ऐसा किया भी तो अब मैं अपना मन बदलना चाहता हूँ। श्रीमान, गाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर जिन शेंगलिंग पर और ध्यान दिए बिना वह आर्या की ओर चल पड़ा। बड़े ही अकड़ू बन रहे हो, मानो तुम अपरिहार्य हो। जिन शेंगलिंग ने ठंडी सांस ली और फिर दूसरे बॉस की ओर देखने लगा, लेकिन उसे बहाने के अलावा कुछ नहीं मिला। मुझे खेद है, मुझे लगता है कि इस सहयोग पर विचार करने में काफ़ी अधिक समय लगेगा। सहयोग के बारे में आगे चर्चा करने से पहले हमें इस पर थोड़ा और विचार कर लेना चाहिए। इन शब्दों का अर्थ बहुत स्पष्ट था। वे सहयोग करने को तैयार नहीं थे। क्रोधित होकर जिन शेंगलिंग ने वहीं पर अपना पैर पटका। इस बार उसकी लुओ देश की संस्कृति पूरी तरह से नष्ट हो सकती है। उसके दिल में अचानक नफरत पैदा हो गई। उसने गुस्से से दांत पीसते हुए विराट और आर्या की ओर देखा जो कई बड़े अधिकारियों से घिरे हुए थे। तुम दोनों बस इंतजार करो। इस बीच आर्या बहुत व्यस्त थी। उसके कई बॉस उसे बधाई देने और हस्ताक्षर करने के लिए अनुबंध लेकर आए थे। राष्ट्रपति जियांग, हमारे अनुबंध को अंतिम रूप देने की जरूरत है और हमारा अनुबंध भी पूरा होना चाहिए। आर्या लगातार पीती रही और फिर बोली, बेशक अनुबंधों पर हस्ताक्षर होने ही चाहिए। वह अनुबंधों के लिए यहाँ आई थी और अब जब अनुबंध उसके सामने थे तो उसने स्वाभाविक रूप से उन्हें कसकर पकड़ लिया। उसी समय विराट को दुख महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ बहुत ही डरावनी बात सुनी हो। उस छोटी शैतान मदीना ने कहा कि वह डिजाइनर से मिलने जियांगहाई आ रही है। उद्देश्य इतना स्पष्ट था कि उसने जरूर अनुमान लगा लिया होगा कि कपड़े उसी ने डिजाइन किए थे। नहीं, वह उस छोटी शैतान से बिल्कुल नहीं मिल सकता था, वरना वह हमेशा के लिए उससे बंध जाएगा। ऐसा लग रहा था कि उसे भागने का मौका ढूंढना होगा। ये सम्मेलन मूल रूप से साझेदारियों पर चर्चा करने के लिए आयोजित किया गया था। विराट की बदौलत ये कहा जा सकता है कि लॉरियल इंटरनेशनल ने एक पूर्ण विजय प्राप्त कर ली है। जिन शेंगलिंग की लुओ कंट्री कल्चर की बात करें तो ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने अपने सैनिकों के साथ साथ अपनी पत्नी को भी खो दिया हो और वे केवल निराश होकर ही वहां से जा सकते थे। वहीं आर्या ने काफी सारे अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए। ये यात्रा उनकी उम्मीदों से कहीं बेहतर रही, इसलिए वह बहुत संतुष्ट थीं। अंततः बैठक समाप्त हो गई। इसके बाद विराट जोंग आर्या को लेकर चले गए। आर्या ने काफी शराब पी रखी थी और वह नशे में चूर थी। इस समय वह इधर उधर डगमगा रही थी, फिर भी वह खुशी से हंस रही थी। लिटिल टैंक, तुम सचमुच अद्भुत हो। क्या आपने मुझे यह नहीं बताया था कि आपने पियानो के बारे में केवल 2 या 3 बार ही बात की थी? आप इतने अच्छे कैसे हो गए? मुझे बताओ। उसने अपनी सामान्य शालीन छवि को त्याग दिया और मुट्ठी भींचकर सीधे विराट की छाती पर हमला कर दिया। विराट को कुछ हद तक बेबसी महसूस हुई। शराब पीने के बाद महिलाएं हमेशा इस तरह का व्यवहार क्यों करती हैं? वह वास्तव में आर्या से निपटना नहीं चाहता था, लेकिन वह उसे नजरअंदाज भी नहीं कर सकता था। उसका नाम सुनते ही उसके लिए हार मानना असंभव हो गया था। इसका कोई उपाय नहीं है, उन्होंने कहा। मैं जन्म से ही इतना अद्भुत हूँ। झूठे, मुझे यकीन है कि तुम चुपके से अभ्यास कर रहे हो। चुप रहो। मैं तुम्हें एक बात बता दूं, मैं पियानो भी बजा सकता हूँ। लेकिन ये तो बहुत पहले की बात है। मेरी माँ ने मुझे अभ्यास करवाया और मैंने लगन से अभ्यास किया। मैंने पियानो में 8वीं कक्षा भी पास कर ली थी, लेकिन फिर मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई और मुझे नहीं पता था कि मैं किसके लिए पियानो बजाऊं, इसलिए मैंने फिर कभी पियानो नहीं बजाया। इस समय जियांग वेई का चेहरा पके हुए लाल सेब की तरह लाल हो रहा था। जैसे जैसे वह बोलती गई उसका चेहरा उदास होता गया। ये सुनकर विराट ने आश्चर्य से आर्या की ओर देखा। ये लड़की भी एकल अभिभावक वाले परिवार से थी। उसने इसे पहले क्यों नहीं देखा था? नहीं, ये सही नहीं है। उन्होंने आर्या को आज ही देखा था। पहले वो कैसी थी ये कौन जानता था? आपने आधे दिन में ऐसी ड्रेस डिजाइन करके वाकई कमाल कर दिया। ये सचमुच बहुत सुंदर है और मैं भी यही सोचता हूँ। आप मेरे कर्मचारी हैं और मैं आपका मालिक। शायद किसी दिन तुम मेरे लिए भी एक डिज़ाइन कर सको। आर्या ने आगे कहा, मानो वे अच्छे दोस्त हों, और उसने अपनी बाहों से विराट के सिर को घेर लिया। विराट कुछ बोल नहीं सका। आर्या की ताकत वाकई बहुत अधिक थी। हालांकि वह एक नाजुक युवती थी, फिर भी शराब पीने के बाद वह इतनी मजबूत क्यों हो जाती थी? उसके पूरे शरीर से शराब की गंध आ रही थी। इसके बावजूद आर्या का लाल चेहरा और थोड़ा नशे में धुत सा दिखना बेहद आकर्षक था और उसकी आंखों में उलझन की चमक ने मोहकता का स्पर्श जोड़ दिया। विराट भावुक हुए बिना नहीं रह सका। क्या मैं खूबसूरत दिखती हूँ?
आर्या ने अचानक पूछा। विराट ने जवाब देने की जहमत नहीं उठाई, लेकिन आर्या ने जिद करते हुए कहा, जल्दी बताओ, क्या मैं खूबसूरत दिखती हूँ? सभ्य व्यवहार करो, हंगामा मत करो। तुम सबसे खूबसूरत हो, बेहद खूबसूरत। ठीक है, विराट ने कहा। विराट कुछ अवाक रह गया। क्या शराब पीने के बाद सभी महिलाएं ऐसी ही हो जाती हैं? बस खूबसूरत, आर्या ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ सुंदर, तुम पूरी दुनिया में सबसे खूबसूरत हो। तुम किसी और से ज्यादा खूबसूरत हो। जल्द ही तुम इतनी खूबसूरत हो जाओगी कि उसका वर्णन करना असंभव होगा, विराट ने कहा। क्या ये सिर्फ सुंदरता है? यह मेरे लिए अपमान की बात है। आप मुझे नीचा दिखा रहे हैं। तुम्हें मेरी सुंदरता का वर्णन करने के लिए विशेषण ढूंढने होंगे, समझे? आर्या ने कहा। विशेषण? विराट पूरी तरह से अस्त व्यस्त था। यह महिला नशे में इतनी भयानक और शोर मचाने वाली थी। उसे खूबसूरत कहने के लिए भी विशेषणों की आवश्यकता होती थी। सुंदर दादा, ये काफी नहीं है, आर्या ने तुरंत कहा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और वह थोड़ी गुस्से में लग रही थी, लेकिन उसके गुलाबी गालों के साथ वह बहुत प्यारी लग रही थी। ठीक है, तुम फूल की तरह खूबसूरत हो। क्या वो काफी है? मैंने विशेषण का प्रयोग किया था, विराट ने कहा। अच्छा, आर्या मुस्कुराए। विराट ने सोचा कि आखिरकार उसने इस बाधा को पार कर लिया है। लेकिन उसी क्षण जियांग वेई की बीएमडब्ल्यू के पास 3 लोग लाठियां लिए हुए थे और कार पर वार कर रहे थे। ये स्पष्ट था कि वे कुछ गलत करने की योजना बना रहे थे। 161, 162, अल्टीमेट मूव्स चेन फ्लाइंग किक्स। 161, 162, अल्टीमेट मूव्स चेन फ्लाइंग किक्स। विराट ने इसे तुरंत देख लिया और भौहें चढ़ाकर जल्दी से आर्या को पकड़ लिया। कपड़े उतारना बंद करो, आर्या ने मूर्खतापूर्ण ढंग से हंसते हुए कहा। तो फिर आपको ये बताना होगा कि मेरी छाती कितनी कोमल है, और आपको इसके लिए एक विशेषण का प्रयोग करना होगा। ठीक है, विराट अवाक रह गया। क्या नशे में धुत महिला और पागल व्यक्ति में कोई अंतर था? लेकिन अब उसे उन 3 लोगों से निपटना था जिन्होंने कार को तोड़ दिया था। वह आर्या के साथ तेजी से आगे दौड़ा और फिर चिल्लाया, तुम क्या कर रहे हो? तीनों आदमी बस शुरू करने ही वाले थे कि अचानक उन्हें चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। वे मुड़े और देखा कि नेता, जो देखने में 30 के दशक में अपेक्षाकृत सामान्य लग रहा था, और अन्य 2 काफी खूंखार, अविश्वसनीय रूप से हटे कट्टे, विशिष्ट रूप से मजबूत पुरुष थे। भाड़ में जाओ, मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम मेरी कार के बगल में खड़े होकर उसे बर्बाद कर रहे हो और मुझे चले जाने को कह रहे हो। विराट ने ठंडे लहजे में कहा। ये लोग स्पष्ट रूप से यहाँ उपद्रव मचाने आए थे। तुम्हारी कार है ना? जल्दी करो, यह पार्किंग की जगह अब हमारी है, एक हटे कट्टे आदमी ने विराट पर चिल्लाते हुए कहा। तभी विराट ने देखा कि उन तीनों आदमियों से कुछ ही दूरी पर एक सफेद एसयूवी खड़ी थी। ये देखने में हम H2 लग रही थी, लेकिन वाहन की बॉडी पर स्टिकर लगे हुए थे जिन पर पाक येदे ताइक्वांडो डोजो लिखा हुआ था। विराट समझ गया, ये लोग ताइक्वांडो डोजो से थे और वे पार्किंग की जगह ढूंढ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वे उसकी कार को उसकी जगह से हटाना चाहते थे, लेकिन वे उसे बहुत कम आंक रहे थे। चारों ओर देखने पर पता चला कि इतनी सारी पार्किंग जगहें उपलब्ध होने के बावजूद पूरा पार्किंग स्थल खाली था। मुझे समझ नहीं आ रहा, आसपास इतनी सारी जगहें होने के बावजूद आप कोई और जगह क्यों नहीं चुनते और हमारी जगह पर ही क्यों जोर देते हैं? विराट ने पूछा। क्योंकि यह जगह गाड़ी निकालने के लिए बहुत सुविधाजनक है, इसलिए ज्यादा पीछे हटने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या तुम्हें अब समझ में आया? तो दफा हो जाओ, उस हटे कट्टे आदमी ने गाली दी। इससे विराट बेहद क्रोधित हो गया और उसने ठंडे लहजे में पूछा, अगर हम मना कर दे तो क्या होगा? हालांकि आर्यांशे में थी, फिर भी वह समझ गई कि ये आदमी क्या चाहते हैं कि वे अपनी कार हटा लें और तुरंत गालियां देते हुए बोली, तुम खुद को समझते क्या हो? हम अपनी कार जहां चाहें वहां पार्क कर देंगे। क्या आप इसे नियंत्रित कर सकते हैं? विराट अचंभित रह गया। आर्यावा कई नशे में और भी उग्र हो जाती थी। ये सुनकर तीनों व्यक्ति क्रोधित हो गए। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप अपनी कार हटा लें। क्या समझ नहीं आता? क्या आप जानते हैं कि हम कौन हैं? हम पाक याद ताइक्वांडो डोजो से हैं। अपनी ताकत का ख्याल रखो और सिर्फ आवेग में आकर हमें उकसाओ मत। और अगर हम आपको उकसाएं तो क्या होगा? विराट मुस्कुराते हुए आगे बोला, अगर हम आपको उकसाएं तो आप क्या कर सकते हैं? ये हमारी पार्किंग की जगह है, क्या तुम हमें पीटोगे या क्या? आर्या ने एक छोटी मिर्च की तरह गुस्से में कहा। हा, तीनों आदमी जोर से हंस पड़े, विशेषकर उनका नेतृत्व कर रहा 30 वर्षीय व्यक्ति, जो और भी अधिक बेतहाशा हंस रहा था। जल्द ही उसकी हंसी रुक गई और उसने आर्या को घूरते हुए कहा, सुंदरी, तुम कहती हो कि हम लोगों को पीट नहीं सकते, लेकिन मैं महिलाओं को नहीं पीटता, मैं आमतौर पर। हे। उसके बगल में खड़े दोनों हटे कट्टे आदमी भी हंसने लगे। वे कुछ अश्लील बात सोच रहे थे। आर्यांश में थी, लेकिन उनके चेहरे के भाव देखकर उसे समझ आ गया कि क्या हो रहा है। वे मुसीबत मोल ले रहे हैं। ओह सुंदरी, हम बहुत डरे हुए हैं, आओ और हमें मरने दो, बेहतर होगा कि दर्दनाक और आनंददायक मौत हो, नेता ने घूरते हुए कहा। लेकिन उसी क्षण एक ठंडी आवाज ने कहा, अगर तुम मौत की तलाश में हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा। उसी क्षण विराट एक प्रेत की तरह तीनों पुरुषों के सामने प्रकट हुआ और सीधे एक मुक्का मारा। विशाल मुट्ठी ने जोरदार प्रहार किया और नेता के चेहरे पर जा लगी। जो व्यक्ति हंस रहा था उसे अचानक तेज दर्द महसूस हुआ, उसका चेहरा विकृत हो गया और फिर मुक्के के जोरदार प्रहार से वह हवा में उछलकर जमीन पर बुरी तरह गिर पड़ा। हंसते हुए अन्य 2 हटे कट्टे आदमियों ने अचानक अपने नेता को फेंके जाते देखा और उनके चेहरे के भाव बिगड़ गए। जब उन्हें एहसास हुआ कि विराट ने ही उन्हें मारा है तो उन्होंने गुस्से से कहा, तुम मौत को दावत दे रहे हो। इतना कहकर उन्होंने अपनी मुट्ठियां घुमाईं, लेकिन वे बहुत धीरे धीरे वार कर रहे थे। विराट ने 2 मुक्के मारे और दोनों हटे कट्टे आदमियों को हवा में उड़ा दिया। 3 मुक्कों से 3 आदमी गिर पड़े थे। ये देखकर आर्या आगे बढ़ी और विराट से बोली, अच्छे भाई, आप वाकई बहुत शक्तिशाली हैं। फिर उसने जमीन पर पड़े तीनों आदमियों को घूरते हुए कहा, मेरा भाई भी इन्हें नहीं हरा सकता, ये तो निकम्मे हैं।
इस समय मुख्य अभिनेता जमीन से उठा, उसका चेहरा गंभीर हो गया और उसने विराट की ओर देखते हुए कहा, तुम मौत को दावत दे रहे हो। मैं ये ताइक्वांडो का उस्ताद पाक किरे हूँ। चूंकि तुम लड़ना चाहते हो, मैं हमेशा तैयार हूँ। अचानक किया गया हमला कौशल नहीं कहलाता। बोलने के बाद मुख्य व्यक्ति ने अपनी जैकेट उतार दी, जिससे एक सफेद चोगा दिखाई दिया। उसका शरीर मांसल और दुर्जय था, और सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि उसकी कमर के चारों ओर एक काली बेल्ट थी। ओह, मैंने तुम पर अचानक हमला नहीं किया, मैं बस तुमसे तेज हूँ। वैसे क्या आप लुओ देश से हैं? विराट ने पूछा। बिल्कुल, मैं हूँ, और अगर तुमने मुझे मारा तो मैं तुम्हें दोगुना बदला जरूर दूंगा। पाक किरे ने ठंडे लहजे में जवाब दिया। अच्छा तो चलो, विराट ने कहा। दोनों गिरे हुए व्यक्ति खड़े हो गए और पाक किरे को तैयार होते देख वे उत्सुकता से भर गए। मास्टर पाक ताइक्वांडो में 5वें डैन स्तर पर हैं, अविश्वसनीय रूप से मजबूत हैं। वह इससे पहले भी कई विरोधियों को हरा चुका है। उस्ताद को काम करते देखना वाकई जीवन भर का सम्मान है। हाँ, उस बच्चे का तो काम तमाम हो गया। उसने गुरु पर उस समय घात लगाकर हमला किया जब गुरु तैयार नहीं थे, और इसीलिए वह नीचे गिर गए। उसे यह नहीं सोचना चाहिए कि यही उसकी असली ताकत है। हे, जब उस्ताद एक चाल चलेगा तो वो उसे एक ही वार में हरा देगा। उस क्षण विराट के इस तरह बोलने की उम्मीद न होने के कारण पाकिरे ने ठंडे स्वर में कहा, तुम मृत्यु की कामना कर रहे हो तो मैं तुम्हें अभी मृत्यु दे देता हूँ। तुरंत ही उसकी मुट्ठियां आपस में कस गईं, जिससे एक चटकने जैसी आवाज आई। तुमने अभी मुझे एक मुक्का मारा, मैं तुम्हें 10 मुक्के मारूंगा। मैं आपको हमारे अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो की शक्ति का अनुभव कराऊंगा। बोलने के बाद पाकिरे ने विराट पर हमला कर दिया, उसे लात मारते हुए मुक्के बरसाए और साथ ही ऊपर और नीचे से एक साथ हमला किया। वह एक भयंकर बाघ की तरह दिख रहा था। दोनों हटे कट्टे आदमी जोश में चिल्लाए, ये तो सामने से लात मारने के साथ साथ नंगे हाथों से मुक्का भी है। हाँ, इस बार तो ये बंदा पक्का मरेगा। पाकिरे को पास आते देख विराट ने कुछ नहीं सोचा और तिरछे तरीके से लात मार दी। इससे पहले कि पाकिरे उस तक पहुंच पाता, लात पाकिरे के पेट पर लगी, जिससे वह हवा में ही रुक गया और उसका पूरा चेहरा लाल हो गया। फिर उन्होंने पाकिरे को दोबारा हवा में उड़ते हुए देखा, जो कंक्रीट के फर्श पर बुरी तरह से गिरी। उनका प्रभाव किसी भारी हथौड़े से कुचले जाने जैसा था। इस दृश्य को देखकर दोनों हटे कट्टे आदमी स्तब्ध रह गए और उनके मुंह खुले रह गए। गुरुजी दोबारा कैसे उड़ गए? उसी क्षण विराट ने अपना पैर नीचे किया, गिरे हुए पाकिरे को देखते हुए कहा, अभी अभी तुम मुझे अपने ताइक्वांडो की शक्ति का साक्षी बनाने के बारे में क्या कह रहे थे? तो वह शक्ति कहाँ है? जमीन से जल्दी उठते हुए पाकिरे बहुत असंतुष्ट लग रहे थे। उनके पेट में अभी भी लात लगने से दर्द हो रहा था, लेकिन उन्होंने इसे सहन किया। हमारे देश का ताइक्वांडो अजेय है, मैं बस अभी थोड़ी सी लापरवाही कर बैठा। ओह, क्या यह ऐसा है? तुम तो बड़े ही मजबूत हो, है ना? तुम लापरवाह थे, क्या दोबारा कोशिश करना चाहोगे? विराट ने पूछा। बिल्कुल, चलिए फिर से चलते हैं, पाकिरे ने कहा। ये सुनकर दोनों हटे कट्टे आदमियों को एहसास हुआ कि मास्टर पाक निश्चित रूप से केवल लापरवाही कर रहे थे, अन्यथा उन्हें दूसरी बार लात मारकर हवा में नहीं उछाला जाता। गुरुजी, सावधान रहें। उसी समय पाकिरे ने दोनों हटे कट्टे आदमियों को आश्वस्त करते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं बस लापरवाह था। मुझे डर है कि अगर मैं गंभीर हो गया तो शायद मैं उसे मार डालूंगा। अपनी आंखें खुली रखो, मैं तुम्हें अपना खास दांव दिखाने वाला हूँ। तुम्हारे पास सिर्फ एक ही मौका है, इसे चूकना मत। दोनों हटे कट्टे आदमियों की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। कोई खास चाल? पाकिरे की सिग्नेचर मूव, जिसे कंटिन्यूअस डिस्ट्रक्टिव फ्लाइंग किक कहा जाता है, में हवा में कई शक्तिशाली किक मारना शामिल था। इस चाल से मास्टर पाक ने कई लोगों को हराया था, क्योंकि उनके सामने कोई वास्तविक चुनौती देने वाला नहीं था। उसी क्षण पाकिरे अचानक उछल पड़ी और फिर विराट पर लात मारी। मैं तुम्हें अभी मरने दूंगा। लेकिन अगले ही पल विराट ने जमीन से एक धातु की छड़ उठाई, जिसे उन हटे कट्टे आदमियों ने उनकी कार को तोड़ने के लिए तैयार किया था। अपने हाथ में छड़ी को कसकर पकड़े हुए उसने सीधे पाकिरे पर वार किया। पाकिरे का चेहरा, जो पहले अपने घातक हमले के लिए तैयार रहने के कारण उग्र था, विराट के हाथ में धातु की छड़ देखते ही तुरंत बिगड़ गया। 162, 163, हमको मुक्का मारना। 162, 163, हमको मुक्का मारना। विराट ने लोहे की छड़ उठाई और सीधे पाकिरे की ओर घुमा दी। पाकिरे का सिग्नेचर मूव कंटिन्यूअस डिस्ट्रक्टिव फ्लाइंग किक, चाहे कितना भी खतरनाक क्यों न हो, शरीर स्टील की छड़ का मुकाबला नहीं कर सकता। क्या यह मौत को दावत देने के बराबर नहीं है? उसने जल्दी से अपना पैर पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बेसबॉल को हिट करने की तरह विराट ने पाकिरे के आगे बढ़ते हुए पैर पर निशाना साधा और पूरी ताकत से उसे नीचे पटक दिया। देखते ही देखते एक चीख पूरे भूमिगत पार्किंग स्थल में गूंज उठी। पाकिरे को हवा से नीचे गिरते हुए, जमीन पर उतरते हुए और दर्द से कराहते हुए, अपने पैर को पकड़ते हुए, मेरा पैर, मेरे पैर। इस दृश्य को देखकर दोनों गुंडे स्तब्ध रह गए। उनका मालिक जमीन पर पड़ा था। ये सब कुछ अवास्तविक सा लग रहा था, लेकिन वे जल्दी ही वास्तविकता में लौट आए और घबराकर अपने गुरु के पास दौड़े और पूछने लगे, गुरुजी, आपको क्या हुआ? पाकिरे को अब इतना दर्द हो रहा था कि वह एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा था। उसका माथा ठंडे पसीने से भीगा हुआ था और वह पीड़ा से कराह रहा था। इस समय विराट अपने हाथ में मौजूद स्टील की छड़ को ऊपर नीचे हिला रहा था। आर्या का चेहरा उत्साह से लाल हो गया और विराट को पाकिरे को गिराते देख वह उछल पड़ी। अच्छा भाई, तुम सच में कमाल हो। मुझे तुम पर बहुत गर्व है, तुम सचमुच अद्भुत हो। कुछ नहीं, विराट हंस पड़ा। भाई, तुम तो बहुत ही शक्तिशाली हो। भाई इधर आओ, मैं तुम्हें एक चुंबन देती हूँ। आर्या ने साहपूर्वक घोषणा की। विराट को प्रतिक्रिया करने का समय भी नहीं मिला था कि अचानक आर्या ने अपने होंठ उसके होंठों से दबा दिए। उसके कोमल होंठ एक पल के लिए उसके होंठों से मिले और फिर वह पीछे हट गई। लेकिन उसी क्षण विराट ने अपने शरीर में एक अजीब सी अनुभूति महसूस की। हालांकि यह बेहद ताजगी भरी थी, मानो वह धूप में नहा रहा हो।
इससे पहले जब उसने बायरिया को चूमा था तब उसे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ था। ये तुम्हें इनाम देने के लिए है, आर्या ने कहा। उसके गाल लाल हो गए थे। विराट जोंग उस अद्भुत क्षण में अभी भी खोया हुआ था, अनमने ढंग से बोला। उस समय पाक कीड़े अभी भी फूट फूट कर रो रही थी। गुंडों ने घबराकर पूछा, मास्टर पाक आपको क्या हुआ? मेरे पैर में चोट लगी है, जल्दी मेरे लिए उस आदमी को पकड़ो, पाक कीड़े ने दांत पीसते हुए कहा। दोनों गुंडे अचानक मुड़े, गुस्से से विराट की ओर देखा और बोले, अरे कमीने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मास्टर पाक पर छुपकर हमला करने की? तुम सचमुच बेशर्म हो, छुपकर हमला? मुझे लगता है कि आप गलत समझ रहे हैं, मैं ईमानदारी से लड़ रहा था। विराट ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम लोहे की छड़ लिए हुए थे, क्या ये छुपकर किया गया हमला नहीं था? गुर्गे ने गुस्से से कहा। प्राचीन काल के लोगों ने कहा था, दुनिया में अनगिनत हथियार हैं, लेकिन ईंट से ज़्यादा चोट पहुंचाने वाली कोई चीज़ नहीं है। अगर ईंट हाथ में न हो तो स्टील की छड़ भी चलेगी, इसलिए मेरे हाथ में स्टील की छड़ होना बिल्कुल सामान्य बात है। विराट ने कहा, बकवास, तुम तो बस हथियार होने के भरोसे बैठे हो। अगर हिम्मत है तो लाठी फेंक दो और नंगे हाथों से हमसे लड़ो। गुंडे ने गाली दी। सही, स्टील की छड़ के बिना तुम मुझे छू भी नहीं पाओगे, पाक कीड़े ने जमीन से कहा। उस समय विराट बहुत शांत दिख रहा था। पाक कीड़े की ओर देखते हुए उन्होंने कहा, क्या आप वाकई चाहते हैं कि मैं स्टील की छड़ फेंक दूं? बकवास, बिना लोहे की छड़ के मैं तुम्हें एक हाथ से ही संभाल सकता हूं, पाक कीड़े ने कहा। ओह, तो एक पल रुकिए और तय कीजिए कि आप मुझसे लड़ना चाहते हैं या नहीं, विराट ने मुस्कुराते हुए कहा और स्टील की छड़ को जमीन पर फेंक दिया। फिर वह धीरे धीरे पाक कीड़े की हमहेच-2 की ओर चलने लगा। वे तीनों वहीं जमकर खड़े रह गए, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि विराट क्या करने वाला है। ध्यान से देखो और देखने के बाद तय करो कि तुम मुझसे लड़ना चाहते हो या नहीं। यह मत कहना कि मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया, विराट ने कहा। उन तीनों ने ठंडी सांस ली। लोहे की छड़ के बिना देखते हैं कि आप किस तरह की लहरें बना सकते हैं। लेकिन अगले ही पल वे तीनों इतने डर गए कि जमीन पर घुटने टेक कर बैठ गए। उन्होंने देखा कि विराट H2 के पास गया, अपनी मुट्ठी कसकर भींची और उसे नीचे पटक दिया। मुट्ठी मांस की बनी थी, लेकिन जब वह हमर के बोनट पर पड़ी तो वह हथौड़े की तरह थी। हमर को ऑफ रोड वाहनों में सबसे मजबूत माना जाता है, लेकिन उस समय विराट की मुट्ठियों के नीचे ऐसा लग रहा था मानो वह टोफू से बना हो। हर एक मुक्के के साथ कार के बोनट पर एक बड़ा गड्ढा दिखाई देने लगा। अंत में एक जोरदार मुक्के से हुड सचमुच खुल गया, धातु बिखर गई, पूरा इंजन गर्जना करते हुए चालू हो गया, तेल बाहर छलक कर चारों ओर फैल गया और अंत में चिंगारियां भी उड़ने लगीं। हमर के टायर तो और भी ज्यादा क्षतिग्रस्त हो गए थे। जब विराट का आखिरी मुक्का पड़ा तो चारों टायर फट गए। एक धमाके के साथ कार का पूरा ढांचा सीधे नीचे गिर गया। इस समय पाक कीड़े और उनके 2 साथी एक साथ हडल्ड होकर हवा में पत्तों की तरह काम रहे थे। हमर H2 अपनी तरह का सबसे मजबूत वाहन था। अगर यह किसी बिजली के खंभे से भी टकराता तो भी नुकसान इतना गंभीर नहीं होता, लेकिन अब किसी ने केवल अपने मुक्कों से ही कार को इस हालत में पहुंचा दिया था जो बेहद चौंकाने वाला था। अब विराट ने क्षतिग्रस्त हमर को संतुष्टि से देखा और अपने हाथों से धूल झाड़ी। लड़ाई खत्म हो गई थी और उसने पाक कीड़े और बाकी दोनों की तरफ मुड़कर देखा। भय से कांपते हुए अचानक विराट को अपनी ओर देखते हुए देखकर वे और भी पीछे हट गए, एक कोने में दुबक गए, यहाँ तक कि एक पाद भी निकालने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। विराट ने तीनों आदमियों की ओर देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, तो क्या तुम अब भी मुझसे लड़ना चाहते हो? नहीं, अब और लड़ाई नहीं, पाक कीड़े ने दहशत में चिल्लाते हुए कहा। हमर को इस हालत में पहुंचाने के लिए अत्यधिक ताकत की आवश्यकता होती है। लड़ने की क्या जरूरत है? अगर वह मुक्का उसे लग जाता तो उसे डर था कि वह अब तक स्वर्ग में पहुंच चुका होता। ओह, अब और लड़ाई नहीं होगी। क्या अभी लोहे की छड़ का इस्तेमाल करना मेरे लिए कानूनी था? क्या ये घात लगाकर किया गया हमला था? विराट ने पूछना जारी रखा। कानूनी, बिल्कुल कानूनी। ये घात लगाकर हमला कैसे हो सकता है? आप तो मानो साक्षात ईश्वर हैं, कितने दयालु हैं, पाक कीड़े ने जल्दी से कहा। विराट के सवालों से 2 बलवान पुरुष इतने स्तब्ध रह गए कि वे मौके पर ही बेहोश हो गए। पाक कीड़े अब अपने साथियों के बिना अकेला पड़ गया था, पानी में फेंकी गई बिल्ली की तरह घबरा गया। उसके बाल खड़े हो गए और वह चिल्लाया, तुम दोनों सोना बंद करो, अभी खड़े हो जाए। फिर विराट ने दोबारा पूछा, क्या आपको अभी भी हमारी पार्किंग की जगह चाहिए? हमें यह नहीं चाहिए, अब और नहीं चाहिए बड़े भाई, हम गलत थे, हमें बख्श दीजिए, पाक कीड़े ने तुरंत कहा। अच्छा, तो फिर हम चलते हैं, विराट ने मुस्कुराते हुए कहा। वह इन लोगों के साथ और समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसे अभी भी याद था कि वे ने कपड़े उतारने और उसे मरहम लगाने देने का वादा किया था। ये तो वाकई बहुत बढ़िया है, पाक कीड़े ने अत्यधिक प्रसन्नता से कहा। इसके बाद विराट जोंग आर्या के पास गया, जो नशे में धुत था और उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि हम पर मुक्कों से वार करने का क्या असर होगा। उसने उत्साह से कहा, मेरे भाई, तुम बिल्कुल भी बुरे नहीं हो, तो चलिए चलते हैं, विराट ने कहा। हालांकि आर्या को अकेले छोड़ने की स्थिति नहीं थी, उसे ठीक से आराम करने के लिए घर ले जाना पड़ा, लेकिन विराट को नहीं पता था कि वह कहाँ रहती है। उसने सोचा कि वह पहले उसे वापस कंपनी ले जाएगा। फिर उसने आर्या को BMW में बिठाया, कार स्टॉर्ट की और पार्किंग गराज से बाहर निकल गया। पूरा पार्किंग स्थल एक बार फिर शांत हो गया। पाक कीड़े जमीन पर गिर पड़े और उन्हें अपने पैरों की जांच करने में कुछ समय लगा। अगर उसने इस समस्या का तुरंत समाधान नहीं किया तो उसके पैर बर्बाद हो सकते हैं। उन्होंने तुरंत एम्बुलेंस को फ़ोन किया। हेलो, क्या यह आपातकालीन हेल्पलाइन है? यहाँ 2 लोग बेहोश पड़े हैं, 2 मोटे ताज़े आदमी, उन्होंने मेरा पैर कुचल दिया, आपको तुरंत किसी को भेजना होगा। जब वह बोल रहा था, पाक कीड़े रोने लगा। 163, 164, विचित्र रोग, 163, 164, विचित्र रोग। वे ब्लू सी ग्रैंड होटल से निकल चुके थे और 3-4 बज चुके थे।
यह इलाका लाया इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओर जाने वाले उपनगरीय हिस्से से होकर गुजरता है। वे पहले भी यहाँ से गुजर चुके थे। BMW कार सड़क पर चल रही थी। विराट गाड़ी चला रहा था और कई बार उसका मन हुआ कि वह अपने बगल में बैठी जियांग वेई से बात करे, लेकिन चून की लड़की कुछ नहीं बोल रही थी, इसलिए विराट को समझ नहीं आ रहा था कि बातचीत कैसे शुरू करे। खांसी, मैं एक ईमानदार व्यक्ति हूँ, मैं निश्चित रूप से किसी संकट में फंसे व्यक्ति का फायदा नहीं उठाऊंगा। लेकिन उसी क्षण आर्या ने अचानक कहा, भाई मैं आपको बता दूं, कुछ मत बोलो, मुझे पता है आप क्या करना चाहते हैं, मैं आपको बता दूं, मैं उस तरह का व्यक्ति नहीं हूं। विराट ने तुरंत कहा। आर्या भी नशे में थी। दरअसल मैं उस बारे में बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब जब आपने इसका जिक्र किया है तो मुझे याद आ गया, क्या आपको लगता है कि मैं सुंदर हूं? इस समय कार में बैठी जियांग वेई ने केवल एक सफ़ेद कमीज पहनी हुई थी और वह वास्तव में बहुत सुंदर लग रही थी, कम से कम विराट तो यही सोचता था। लेकिन तभी अचानक आर्या को जोर से छींक आ गई। मुझे इतनी ठंड क्यों लग रही है? आर्या ने मन ही मन बुदबुदाया। विराट ने जियांग वेई को कांपते हुए देखा। लोग केवल अत्यधिक ठंड में ही कांपते हैं, या शायद आर्या बीमार थी? विराट ने चारों ओर देखा। सूरज चमक रहा था और बिल्कुल भी ठंड नहीं थी। ठंड तो बिल्कुल भी नहीं थी। क्या ये बीमारी का संकेत हो सकता है? विराट ने आर्या को ध्यान से देखा और भौहें चढ़ा लीं। वह वाकई बीमार थी। शायद उसे सर्दी लगी थी, क्योंकि उसका लाल चेहरा सिर्फ पीने से नहीं था, बल्कि उसमें बीमारी के लक्षण भी दिख रहे थे। लेकिन यह अजीब भी था, वह अचानक बीमार कैसे पड़ सकती थी? आर्या अचानक बुरी तरह कांपने लगी, सिकुड़कर बैठ गई और बेहद ठंडी लग रही थी। विराट को लगा कि मामला गंभीर है। उसने ब्रेक लगाया और BMW को एक तरफ पार्क कर दिया। फिर उसने ध्यान से देखा कि आर्या के साथ क्या गड़बड़ है। जांच करने पर विराट बेहद चौंक गया। उसने आर्या के शरीर से एक हल्की ठंडी रोशनी निकलते हुए देखी और पूरी कार के अंदर का तापमान भी तेजी से गिर रहा था, जैसे कि एक छोटी बर्फ की गुफा हो। आखिर चल क्या रहा है? विराट ने अपनी भौहें सिकुड़ी और जल्दी से आर्या की कलाई पकड़कर उसकी नब्ज महसूस की। उसकी नाड़ी बहुत ही धीमी गति से चल रही थी, इतनी धीमी कि लगभग 20 धड़कन प्रति मिनट ही आ रही थी, जबकि एक सामान्य व्यक्ति की नाड़ी 60-100 धड़कन प्रति मिनट होती है। ये बहुत ही अजीब था। वह नाड़ी से कुछ भी पता नहीं लगा सका, अन्यथा देखने पर भी कोई अन्य स्पष्ट समस्या नहीं दिखी। नब्ज का मतलब दिल की धड़कन है, जिसका मतलब था कि आर्या का दिल काम करना बंद कर रहा था। विराट लगातार जांच करता रहा, लेकिन चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, उसे यह पता नहीं चल पा रहा था कि आर्या को क्या बीमारी है। ये वाकई विचित्र था। अब उसे केवल आर्या से ही जानकारी मिल सकती थी। वह निश्चित रूप से जानती थी कि वह इस तरह क्यों व्यवहार कर रही है। विराट ने तुरंत पूछा, तुम्हें क्या हुआ है? ठंड से कांपते हुए लेकिन बोलने में सक्षम आर्या ने कहा, क्या आप मेरे बैग से दवा ला सकते हैं? ठीक है। विराट ने झटपट आर्या का बैग उठा लिया। बैग आर्या के पीछे था और जब विराट उसे लेने के लिए उसके चारों ओर झुका तो उसने गलती से उसे छू लिया, जिससे उसे तुरंत ही एक निर्मम ठंड का एहसास हुआ। विराट तुरंत पीछे हट गया। उसने आर्या के शरीर को इतना ठंडा होने की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन कम से कम उसे उसका बैग तो मिल गया था। आर्या ने अभी अभी कहा था कि बैग में दवा है, अब उसे ढूंढना है। जिपर खोलने पर उसमें मोबाइल फ़ोन, सौंदर्य प्रसाधन और यहाँ तक कि सैनिटरी पैड जैसी चीज़ें मिलीं। पिछली बार जब आर्या को सैनिटरी पैड न होने के कारण शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी, तब से वह हमेशा अपने साथ पैड लेकर जाती है ताकि जरूरत पड़ने पर उनका इस्तेमाल कर सके। लेकिन इनमें से कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं था। विराट दवा की तलाश कर रहा था। उसने झटपट बैग के भीतरी हिस्से में प्लास्टिक की दवा की 2 छोटी बोतलें ढूंढ निकाली और उन्हें निकालकर अपनी हथेली पर रख लिया। दवा की दोनों छोटी बोतलें बिल्कुल एक जैसी दिखती थीं और दोनों पर कोई लेबल नहीं था। ये बताना मुश्किल था कि कौन सी बोतल कौन सी है। दोनों ही दवा की बोतलें होनी चाहिए। आर्या को बचाने के लिए विराट ने तुरंत दोनों बोतलों की सामग्री बाहर निकाल दी। एक बोतल में कैप्सूल थे जो देखने में काफ़ी बड़े लग रहे थे, और दूसरी बोतल की सामग्री बहुत ही अजीब थी। वह एक पाउडर था। विराट को यह अजीब लगा, क्योंकि उसने पहली बार किसी को कैप्सूल को पाउडर के साथ मिलाकर दवा लेते देखा था। उसे इसकी चिंता नहीं थी। जब तक वे थैले से निकाले गए थे, वे उपयोगी ही होंगे। कार में मिनरल वाटर था, जिसे विराट ने पहले ही देख लिया था। एक बोतल मिलने के बाद उसने आर्या को दवा देना शुरू कर दिया। उसने धीरे से आर्या का मुंह खोला और फिर कैप्सूल अंदर रख दिया, लेकिन उसे पाउडर को कैसे संभालना चाहिए। समझ गया, क्यों ना मैं इस पाउडर को मिनरल वाटर में मिला दूं। विराट ने तुरंत ऐसा ही किया। उसने पाउडर को सावधानीपूर्वक पानी में डाला ताकि कोई मात्रा अधिक न हो, क्योंकि अधिक मात्रा में दवा फायदेमंद हो सकती है, लेकिन अगर दवा के दुष्प्रभाव हो तो यह वास्तव में परेशानी का कारण बन सकता है। तभी अचानक आर्या को खांसी आ गई, जिससे उसका शरीर बुरी तरह हिल गया और दुर्भाग्यवश वह विराट की बांह से टकरा गई, जो पाउडर डाल रहा था। जिस हाथ से बड़ी सावधानी से पाउडर डाला जा रहा था, वह अब उसे नियंत्रित नहीं कर सका और धड़ाम से पूरी बोतल का पाउडर मुंह में गिर गया। धिक्कार है। विराट घबरा गया और जल्दी से पानी की जांच की तो पाया कि पाउडर पूरी तरह से घुल गया था और मिनरल वाटर पहले की तरह ही साफ था। ये बुरा है। इतनी मात्रा में पाउडर के साथ क्या इसे पीने से कोई दुष्प्रभाव हो सकते हैं? आखिरकार कोई भी दवा जहर से मुक्त नहीं होती, लेकिन बोतल में मौजूद पाउडर खत्म हो चुका था और पानी बदलने का मतलब था कि आर्या को वह पाउडर नहीं मिल पाएगा। अगर उसे वह पाउडर नहीं मिला और उसकी बीमारी में सुधार नहीं हुआ तो ये भी एक बड़ी समस्या होगी। इसे भूल जाओ, उसे बचाना ही सबसे महत्वपूर्ण है। मरने से बेहतर है कि दवा ज़्यादा हो। विराट को यह आभास हो रहा था कि अगर आर्या की हालत का जल्द से जल्द इलाज नहीं किया गया तो यह वास्तव में उसकी जान ले सकती है। उसने पाउडर और कैप्सूल युक्त पानी सीधे आर्या के मुंह में डाल दिया और देखता रहा कि वह पानी उसके गले से नीचे उतरकर उसके पेट में चला गया। सब कुछ करने के बाद विराट चुपचाप आर्या पर नजर रखता रहा। दवा ने वाकई काम किया।
तभी विराट ने महसूस किया कि उनके आसपास का तापमान सामान्य होने लगा है, जिससे ये पुष्टि हो गई कि दवा सही थी। हालांकि इसके प्रभाव वास्तव में उल्लेखनीय थे। बिना किसी आश्चर्य के आर्या जल्द ही जाग जाएगी और उसके शरीर पर हल्की चमक धीरे धीरे फीकी पड़ जाएगी। धीरे धीरे आर्या के शरीर कांपना बंद हो गया और अब वह स्थिर रूप से सांस ले रही थी। अचानक आर्या की आंखें खुल गईं और वह हल्के सिरदर्द के साथ पूरी तरह जाग गई। उसे याद आया कि उसने शराब पी थी। तुम जाग गए? विराट ने पूछा। जियांग वेईवेई ने अपना सिर घुमाया और विराट को देखा। उसकी भौहें तन गईं। फिर उसने कार की खिड़की से बाहर देखा और पूछा, हम कहाँ हैं? ये देखकर विराट थोड़ा नाखुश हुआ, क्योंकि उसने देखा कि आर्या का नशा उतर गया था। हम कंपनी में वापस जा रहे हैं। इससे पहले ब्लू सी होटल में तुमने बहुत ज्यादा पी लिया था और नशे में धुत हो गए थे। क्या मैंने अभी कुछ अजीब किया? आर्या ने घबराकर पूछा। अजीब व्यवहार? विराट इस बात पर विचार कर रहा था कि क्या वह उसके नशे में किए गए कारनामों का जिक्र करे, जैसे कि वह कैसे दबंगई से पेश आती थी। लेकिन काफी सोच विचार के बाद उसने ऐसा न करने का फैसला किया और सिर हिलाते हुए कहा, नहीं। ओह, अब समझ में आया। राहत की एक लंबी सांस लेने के बाद आर्या पूरी तरह से निश्चिंत हो गई। ओह, विराट ने सिर हिलाया। उसे लगा कि जियांग वेईवेई अजीब व्यवहार कर रही है, लेकिन उसके मन में उसके लिए एक सवाल था, वैसे आपको क्या बीमारी है? ये काफी असामान्य लगता है। और हाँ, जब मैं आपको पहले दवा दे रहा था तो मुझसे गलती से दवा की मात्रा थोड़ी कम हो गई और आपने उस पाउडर वाली दवा की थोड़ी ज़्यादा मात्रा ले ली। क्या इससे कोई दुष्प्रभाव हो सकता है? विराट बहुत घबराया हुआ था। उसे डर था कि कहीं कुछ बुरा न हो जाए, जो किसी की हत्या करने के समान हो सकता है। कौन सी दवा? आर्या की पुतलियां अचानक फैल गईं। तुम्हारी बोतल में जो पिसी हुई दवा थी वह मैंने गलती से सारा मिनरल वाटर में डाल दिया। विराट ने समझाया। तुमने क्या कहा? ये सुनकर आर्या पूरी तरह से घबरा गई। क्या इसके गंभीर दुष्प्रभाव होंगे? ये जानबूझकर नहीं था, मुझसे टकराने की गलती तुम्हारी थी, वरना मैं इतना सारा नहीं डालता। विराट चिंतित हो गया। उसी क्षण अचानक आर्या के पेट से गुड़गुड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी। उसका चेहरा उतर आया, क्योंकि वह जानती थी कि वह पाउडर क्या था। वह वही रेचक दवा थी जिसका इस्तेमाल वह विराट के खिलाफ करने वाली थी। शाओ शाओ से फ़ोन पर बात खत्म करने के बाद शाओ शाओ ने एक छोटी सी योजना सुझाई। किसी नापसंद व्यक्ति के पे में चुपके से कुछ जुलाब मिला देना, ताकि उसके शरीर को परेशानी हो और वह व्यक्ति उससे दूर हो जाए। इसलिए ब्लू सी होटल आते समय आर्या उन रेचक दवाओं को साथ लाए और उन्हें एक छोटी सी दवा की बोतल में रख दिया। हालांकि ब्लू सी होटल में विराट से प्रभावित होकर आर्या ने जुलाब का इस्तेमाल न करने का फैसला किया था, लेकिन उसे अपनी पूरी हैरानी के साथ ये देखकर आश्चर्य हुआ कि उसने वे सारे जुलाब पी लिए थे। ये तो एक आपदा थी। आर्या रोना चाहती थी लेकिन आंसू नहीं बहा सकी। 164, 165 ये वास्तव में बहुत दुखद है। 164, 165 ये वास्तव में बहुत दुखद है। एक बेहद शक्तिशाली रेचक दवा पीने के बाद आर्या को ताजगी महसूस होने का नामो निशान नहीं था। उसका पेट बुरी तरह से गुड़गुड़ा रहा था। वह रेचक दवा पेट और आंतों को साफ करने के लिए थी और उस समय आर्या के मन में केवल एक ही विचार था, बाथरूम ढूंढना और शौच करना। हालांकि वे शहर के बाहरी इलाके में थे, जहां दूर दूर तक कोई शौचालय दिखाई नहीं दे रहा था। इसके अलावा शौचालय की तो बात ही छोड़िए, आसपास कोई निवासी भी नहीं था। बस एक के बाद एक छोटे छोटे जंगल ही जंगल थे। आर्या को लगा कि वह खुद को एक छोटे से जंगल में मुक्त नहीं कर सकती। पास ही खड़े विराट ने भी आर्या में आए बदलाव को महसूस किया। उसके पेट से आने वाली गड़गड़ाहट सुनकर उसने सोचा कि यह उस पाउडर वाली दवा का दुष्प्रभाव है, जिसका सेवन आर्या ने अधिक मात्रा में कर लिया था। देखना, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। मेरा इरादा इतनी मात्रा में दवा डालने का नहीं था। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं इन दुष्प्रभावों को कम करने में आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ? आर्या का विराट के साथ इन तुच्छ मामलों पर चर्चा करने का कोई मूड नहीं था। वह बस एक शौचालय ढूंढना चाहती थी। वैसे क्या आप गाड़ी चला सकते हैं? लोगों से भरी जगह कितनी दूर है? जब हम यहाँ आए तो मैंने थोड़ा हिसाब लगाया, ये लगभग 2 ली है। कार से लगभग 5 या 6 मिनट का रास्ता है। विराट ने कहा। क्या 5 या 6 मिनट? आर्या घबरा गई। अपनी वर्तमान स्थिति को देखते हुए उसे डर था कि वह आधे मिनट भी जीवित नहीं रह पाएगी। उसके पेट की प्रतिक्रिया दिन ब दिन और भी हिंसक होती जा रही थी। 5 मिनट में कौन जानता था कि उसके साथ क्या हो सकता है। इस बार तो वाकई बहुत बड़ी आपदा आ गई। आश्चर्यजनक रूप से विराट के लिए रखी गई जुलाब दवा उसी ने खा ली थी। हे भगवान, ये तो हद से ज्यादा बेतुका था। राष्ट्रपति महोदय, क्या आप सचमुच ठीक हैं? आप इतने चिंतित क्यों दिख रहे हैं? मुझे ठीक ठीक बताओ कि क्या हुआ था और मैं इसे सुझाने में तुम्हारी मदद करूंगा, ठीक है? विराट को अभी भी कुछ हद तक अपराधबोध महसूस हो रहा था। कुछ नहीं, आर्या भी विराट को ऐसी शर्मनाक स्थिति के बारे में नहीं बताएगी। वो सच बताने से बेहतर मरना पसंद करेगी। अरे राष्ट्रपति जी, आपको पसीना आ रहा है। मुझे गर्मी लग रही है। राष्ट्रपति महोदय, आप कांप रहे हैं। मुझे ठंड लग रही है। क्या हिलने डुलने से मुझे वार्म अप करने में मदद नहीं मिलेगी? ओह राष्ट्रपति महोदय, आपका चेहरा इतना पीला क्यों है? मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। जियांग वेईवेई ने अपना बैग उठाया, कार का दरवाजा खोला और छोटे से जंगल की ओर चल पड़ी। विराट उस समय अचंभित रह गया जब उसने आर्या को गाड़ी चलाकर जंगल की ओर भागते हुए देखा। उसके चेहरे पर हैरानी और उलझन के भाव साफ झलक रहे थे। उस दवा को लेने से कोई व्यक्ति इतनी मूर्खतापूर्ण हरकतें कैसे कर सकता है? बिना किसी कारण के जंगल में क्यों जाना? उसने सोचा कि शायद उसका पीछा करना और देखना बेहतर होगा। कहीं ऐसा न हो कि वह भी उसी तरह की स्थिति में फंस जाए जैसी पहले हुई थी। क्या ये पूरी तरह से गड़बड़ नहीं होगी? वह तुरंत कार से बाहर निकला, दरवाजा बंद किया और आर्या के पीछे पीछे चल दिया। हालांकि विराट ने ज्यादा करीब से पीछा करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसे डर था कि आर्या उसे देख लेगी। जंगल चिनार के पेड़ों से भरा हुआ था, इतना घना कि बाहर से उसके आर पार देखना असंभव था।
आर्या जल्दी से अंदर चली गई, अपने काम को निपटाने के लिए एक मौका तलाश रही थी, लेकिन उसका मन उथल पुथल में था। क्या उसे वास्तव में इसे यही निपटाना चाहिए? जैसे जैसे उसके पेट में गड़गड़ाहट तेज होती गई, उसके लिए फैसला करना असंभव होता गया। इसके अलावा आर्या को एक अनियंत्रित इच्छा महसूस हो रही थी, मानो बांध किसी भी क्षण टूट जाएगा। उसने जल्दबाजी में अपनी स्कर्ट खोली और पानी की एक धार छोड़ दी। कुछ सेकंड बाद जियांग वेईवेई को बेहद राहत महसूस हुई। उसने अपनी स्कर्ट ऊपर खींची और जंगल से बाहर निकलने की तैयारी करने लगी। विराट भी जंगल में पहुंचा भी नहीं था कि उसने आर्या को बाहर आते देखा। राष्ट्रपति महोदय, आप क्या कर रहे थे? विराट को देखकर आर्या ने तुरंत कहा, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? उसे सचमुच इस बात का डर था कि विराट को उसकी इस शर्मनाक घटना के बारे में पता चल जाएगा। पिछली घटना ही काफी बुरी थी, अब ये फिर से हो गया था और उसे डर था कि वह शायद फिर कभी उसकी आंखों में आंखें डालकर नहीं देख पाएगी। मैं तो बस तुम्हारा हालचाल जानने आया था, विराट ने कहा। मेरी खैरियत पूछने आए हो? आर्या ने तुरंत पूछा। क्या तुम अभी अभी जंगल में गए थे? क्या आपने कुछ देखा? पब फ्यूचर एड्स। उसका दिमाग पूरी तरह से उलझन में था। उसे लग रहा था कि शायद उसने अभी अभी सब कुछ देख लिया होगा। अगर यह सच होता तो यह बेहद शर्मनाक होता। वह इस बात को कभी भुला नहीं पाएगी कि उसने एक पुरुष के सामने ऐसा कृत्य किया था। मैं तो अभी अंदर गया भी नहीं था कि तुम बाहर आ गए। मैंने कुछ नहीं देखा, विराट ने कहा। उसने सचमुच कुछ नहीं देखा था। ये सुनकर कि आर्या ने कुछ नहीं देखा, वह आखिरकार निश्चिंत हो गई, लेकिन फिर भी उसे थोड़ा संदेह था। क्या आपको यकीन है कि आपने कुछ नहीं देखा? हाँ, तो चलिए अब ऑफिस चलते हैं। नहीं, ऐसी जगह ढूंढो जहां लोग रहते हों, आर्या ने कहा। वह रेचक दवा कितनी असरदार थी। एक आपातकालीन स्थिति से निपटने के बाद उसे नहीं पता था कि अगली स्थिति कब आएगी, इसलिए उसे पूरी तरह से तैयार रहना पड़ा। विराट ने जियांग वेईवेई को अजीब नजरों से देखा। उसे पूरी तरह समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी उसने सिर हिलाकर कहा, ठीक है। दोनों कार की ओर जाने ही वाले थे। विराट को आर्या की बीमारी याद आ गई, जो कुछ अजीब थी। वह जानना चाहता था कि उसे क्या हुआ है और उसने अभी पूछना शुरू ही किया था, अध्यक्ष महोदय, आपको आखिर क्या हुआ है? हालांकि वहां उसका स्वागत एक गड़गड़ाहट की आवाज ने किया। आर्या के पेट में फिर से दर्द होने लगा और वह तेज सनसनी लौट आई, जो पहले से भी अधिक तीव्र थी। वह इसे सहन नहीं कर सकी, मुड़ी और छोटे से जंगल की ओर चल पड़ी। साथ ही साथ बोली, तुम गाड़ी में मेरा इंतजार करो, मैं अभी वापस आती हूँ। वह पलक झपकते ही जंगल में गायब हो गई। इसी बीच आर्या के व्यवहार से चकित होकर विराट ने मन ही मन सोचा, क्या तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है? कोई जरूरत नहीं, जंगल से एक आवाज आई। विराट ने बेबसी से अपना सिर हिलाया। आज राष्ट्रपति का व्यवहार वाकई अजीब था। वह मुड़ा और सीधे BMW में बैठ गया। आर्या की अजीब बीमारी के बारे में सोच रहा था। ये वाकई अजीब था, उसकी बाहें इतनी ठंडी क्यों थीं? जब वह सोच विचार कर रहा था, तभी जंगल से आर्या वापस बाहर आ गई। इस बार जब वह बाहर निकली तो उसकी हालत पहले से भी बदतर लग रही थी। उसका पूरा शरीर बेजान सा लग रहा था। वह खुद को घसीटते हुए BMW तक पहुंची और खिड़की पर दस्तक देते हुए बोली, दरवाजा खोलो, जल्दी से लोगों से भरी कोई जगह ढूंढो। विराट अपने विचारों से विचलित हो गया। उसने अपना सिर घुमाया और आर्या को देखा। उसकी उपस्थिति देखकर वह तुरंत चौंक गया। वह ऐसी क्यों दिख रही थी जैसे किसी लड़ाई में शामिल हुई हो। राष्ट्रपति महोदय, क्या आप वाकई ठीक हैं? आप ठीक नहीं लग रहे हैं। मैं ठीक हूँ, आर्या ने दृढ़ता से कहा। विराट के पास कार का दरवाजा खोलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आर्या अंदर जाने ही वाली थी कि उसका पैर हवा में लटका हुआ था और अचानक फिर से वही दर्दनाक आवाज सुनाई दी। उसके बोलने से पहले ही आर्या मुड़ी और वापस जंगल की ओर भाग गई। विराट ने कुछ हद तक खुद को दोषी माना। अगर उसे पता होता तो वह उसे इतनी मात्रा में वह पिसी हुई दवा नहीं देता। देखो उसका क्या हाल हो गया। लेकिन इस दवा के दुष्प्रभाव क्या थे? वह बार बार जंगल की ओर क्यों भाग रही थी? इस प्रकार आर्या जंगल से बाहर आती और कुछ ही समय बाद वापस अंदर चली जाती, और हर बार अंदर बाहर आने जाने के साथ वह और भी थकी हारी होती जा रही थी। एक दर्जन बार कोशिश करने के बाद वह जंगल से बाहर निकली। उसके पैर कांप रहे थे। उसका शरीर इतना कमजोर था कि वह विकृत हो गया था। उसका चेहरा मौत के समान पीला पड़ गया था। इस समय उसे वास्तव में इसका पछतावा हो रहा था। वह जुलाब क्यों लाई थी? क्या इससे वह खुद ही मुसीबत में नहीं पड़ रही थी? और आर्या के लिए यह दिखाना संभव नहीं था कि कोई समस्या है। अगर विराट को सच्चाई पता चल गई तो वह इस तरह का जीवन जीना जारी नहीं रख पाएगी। अपनी चोटों के बावजूद वह गर्व से खड़ी हुई, BMW के पास गई और कांपती हुई आवाज में बोली, दरवाजा खोलो। मैंने इसे कभी बंद ही नहीं किया, विराट ने कहा, जिसने आर्या को एक दर्जन से अधिक बार अंदर बाहर जाते हुए देखा था। उसे और भी अधिक अपराध बोध हुआ, यह महसूस करते हुए कि उस युवती को कुछ भयानक अनुभवों से गुजरना पड़ा होगा। तभी वह अचानक इतनी बूढ़ी दिखने लगी थी। अब उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वह बिल्कुल परेशान है। दरवाजा बंद भी नहीं था। आर्या चौंक गई और फिर कार में बैठने की तैयारी करने लगी। हो सकता है कि अभी अंदर न जाएं, कहीं ऐसा न हो कि आपको आगे जारी रखने की आवश्यकता पड़े। ये तो वाकई बहुत ज्यादा होगा, विराट ने कहा। अगले ही पल आर्या ने अपने दांत भींचे, मुड़ी और वापस जंगल में चली गई और तेजी से गायब हो गई। लेकिन इस बार विराट ने काफी देर तक इंतजार किया और आर्या को बाहर आते हुए नहीं देखा। उसका चेहरा तुरंत बिगड़ गया। उसे डर था कि कुछ गड़बड़ हो गई है। वह कार से बाहर निकला और जंगल के अंदर जांच करने के लिए चल पड़ा। जंगल की ओर बढ़ते हुए वह अभी ज्यादा दूर नहीं गया था कि उसने आर्या को जमीन पर गिरी हुई पाया। जाहिर तौर पर वह बाहर आने की कोशिश करते समय बेहोश हो गई थी और उसने अभी भी अपने पुराने कपड़े पहने हुए थे। लेकिन तभी विराट को एक दुर्गंध आई और अचानक उसे समझ आ गया कि युवती किस चीज से निपट रही थी और वह जोर से हंस पड़ा। सचमुच ये बहुत ही दयनीय स्थिति थी। पब फ्यूचर एड्स।
165, 166 जीवन के शिखर को प्राप्त करना। 165, 166 जीवन के शिखर को प्राप्त करना। उपनगरों के सबसे नजदीक का अस्पताल। मरीज के गाउन में लिपटी आर्या बिस्तर के सिरहाने से टेक लगाकर बैठी थी और चुपचाप अपने सामने विराट को देख रही थी। विराट भी आर्या को देख रहा था। जियांग वेई चिंतित थी। उसे थोड़ी देर पहले उस बाग में हुई घटना याद आ रही थी। उसका चेहरा बेहद बदसूरत हो गया था और उसे लग रहा था कि उसकी पूरी तरह से बेइज्जती हो गई है। उसे डर था कि वह इस व्यक्ति के सामने फिर कभी सिर उठाकर खड़ी नहीं हो पाएगी। हालांकि वह घबरा रही थी, लेकिन उसे बहुत शांत होने का नाटक करना पड़ा क्योंकि विराट ठीक उसके सामने था। विराट भी जियांग वेई को देख रहा था और अपनी हंसी को जबरदस्ती रोक रहा था क्योंकि पिछला दृश्य इतना मजेदार था कि उसे सहन करना लगभग असंभव था। विराट ने पहले सोचा था कि यह आर्या द्वारा ली गई किसी दवा का दुष्प्रभाव है, लेकिन डॉक्टर की बात सुनने के बाद विराट दब रह गया। जुलाब ही वह चीज थी जिसके कारण आर्या की ऐसी हालत हो गई थी। इससे विराट हैरान रह गया। एक बिल्कुल स्वस्थ लड़की ने जुलाब का सेवन किया, वजन कम करने के लिए। इतना अतिवादी कदम उठाने की कोई जरूरत नहीं थी। उसके बाद जियांग वेई के प्रति विराट का अपराधबोध कम हो गया, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे और वह केवल उसे देखता रहा। आर्या को पता था कि विराट उसे देख रहा है, इसलिए उसने खिड़की से बाहर देखने का नाटक किया। लेकिन चूंकि कस्बे के अस्पताल में शायद ही कभी कोई मरीज रात भर रुकता था, इसलिए इस अस्पताल के कमरे का उपयोग भी कम ही होता था और पर्दे बंद ही रहते थे। ये सोचकर कि जियांग वेई बाहर देखना चाहती है, विराट आगे बढ़ा और पर्दे खोल दिए। आर्या ने पहले तो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा भयानक रूप से पीला पड़ गया क्योंकि बाहर चिनार के पेड़ों का एक छोटा सा झुरमुट था। इन पेड़ों को देखकर उसे उस जंगल की याद आ गई जहां ये घटना घटी थी और इस समय वह जंगल देखना बिल्कुल नहीं चाहती थी, इसलिए उसके लिए विराट से बात न करना नामुमकिन हो गया। जल्दी करो, पर्दे बंद करो। विराट चौंक गया, लेकिन उसने उसकी बात मान ली और पर्दे बंद कर दिए। फिर जियांग वेई की ओर मुड़कर कहा, ओह हाँ, डॉक्टर ने कहा कि आपके शरीर को नियमित करने की जरूरत है। मुझे पता है, आर्या ने जवाब दिया। क्या आप मेरी एक मदद कर सकते हैं? वेन को कॉल करो। लीचुवेन से कहो कि वह यहाँ आए। जरूर, लेकिन मेरे पास उसका नंबर नहीं है। विराट ने कहा, हाँ मेरे बैग में है। आर्या ने कहा, ठीक है, मैं इस पर काम कर रहा हूँ। विराट ने जवाब दिया। फिर वह आर्या के बैग के पास गया, आईफोन निकाला और नंबर डायल किया और तुरंत ही दूसरी तरफ से एक आवाज़ सुनाई दी। हेलो वेई, तुम और वह कमीना विराट अभी तक मीटिंग से वापस क्यों नहीं आए? सुनो, उस विकृत मानसिकता वाले विराट से सावधान रहना। वह मुझे काली स्टॉकिंग्स वाली लड़की कहकर बुलाता है, जो उसे सबसे घटिया किस्म का कमीना साबित करता है। सावधान रहो और उसे तुम्हें धमकाने मत दो। कॉल कनेक्ट होते ही लीचुवेन के इन शब्दों ने विराट को कुछ हद तक अवाक कर दिया। कमीने, विकृत मानसिकता वाले और सबसे घटिया किस्म के बदमाश। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने क्या गलती की है। क्या ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि उसने उसे काली मोजे वाली लड़की कहा था? ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि लीचुवेन ने काले रंग की मोजे पहनी हुई थीं। अगर उसे वह उपनाम पसंद नहीं था तो उसे बस अलग रंग के कपड़े पहनने थे, जैसे कि न्यूड रंग की स्टॉकिंग्स। यह विराट है। दूसरी तरफ से आती हुई चिंतित आवाज अचानक ठंडी पड़ गई। ओह, तुम हो। वेई कहाँ है? लेकिन जल्दी ही आवाज फिर से उत्तेजित हो गई। रुको, तुम्हारे पास वेई का फोन है। तुम विकृत मानसिकता वाले व्यक्ति, तुमने उसके साथ क्या किया? मैं तुमसे कह रहा हूँ, अगर तुमने उसे धमकाया तो तुम्हारा और मेरा रिश्ता अभी खत्म नहीं हुआ है। मैंने कुछ नहीं किया। कृपया इस अस्पताल में आइए। मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं 1 मिनट में आपको मैसेज कर दूंगा। विराट अवाक रह गया, लेकिन उसके सामने और भी जरूरी मामले थे। हालांकि फोन पर आवाज तेज होती गई। अस्पताल? क्या आपने वेई को इतना परेशान किया कि उसे अस्पताल में भर्ती होना पड़ा? तुम विकृत मानसिकता वाले व्यक्ति, मुझे पता भेजो और मेरा इंतजार करो। मैं अभी वहां रहूंगा। अगर वेई को कुछ हुआ तो तुम्हारी खैर नहीं। बीप बीप, कॉल कट गई। धिक्कार है। विराट अवाक रह गया। क्या वह किसी बुरे आदमी जैसा दिखता था? उन्होंने पहले भी पुलिस को अपराधियों को पकड़ने में मदद की थी। उनके नैतिक मूल्य और चरित्र उत्कृष्ट थे। काली स्टॉकिंग्स वाली लड़की का यह आरोप पूरी तरह से मानहानिकारक था। 1 घंटे बाद लीचुवेन दौड़कर अस्पताल के कमरे में दाखिल हुई, जल्दी से आर्या के पास गई और चिंता से उसकी जांच करते हुए बोली, वेई तुम कैसी हो? आपको क्या हुआ? मैं ठीक हूँ, आर्या ने कहा। इव लगने के बाद वह पहले से काफी बेहतर दिख रही थी। क्या विराट ने तुम्हें तंग किया था? बस इंतजार करो, मैं तुम्हारे लिए न्याय दिलाऊंगा, लीचुवेन ने घोषणा की। वह मुड़ी और तुरंत ही उसे विराट दिखाई दिया, जिसकी उग्र निगाहें मानो उसे मौके पर ही मार डालेगी। तुम क्या करने वाली हो? विराट ने खुद को गले लगाते हुए पूछा। वह उस महिला के बड़े हथियारों से भयभीत था। लीचुवेन ने विराट के पास जाकर पूछा, मुझे बताओ वेई की यह हालत कैसे हो गई? बताए, असल में हुआ क्या था? मुझे भी नहीं पता, बस ऐसा ही हो गया, विराट ने जवाब दिया। बकवास, आपको कैसे पता नहीं चला? वेई हर समय आपके साथ रही है। बोलो, क्या तुमने उसे तंग किया था? मैं आपको बता दूं, यह मत सोचिए कि वेई को धमकाना आसान है तो आप एक हाथ से आसमान को ढक सकते हैं। मुझे तुमसे डर नहीं लगता। अगर तुमने वेई को धमकाने की हिम्मत की तो तुम्हें पहले मुझसे निपटना होगा, लीचुवेन ने सीना फुलाते हुए और सिर उठाकर चुनौती भरे लहजे में कहा। इससे विराट को बहुत गुस्सा आया। उसने कुछ भी गलत नहीं किया था और वह लीचुवेन से डरता भी नहीं था, लेकिन जब उसने देखा कि वह कैसे अपनी छाती फुलाकर सिर ऊपर उठा रही है तो वह अवाक रह गया। इस महिला के साथ क्या हो रहा था? वह दूध देने वाली गाय जैसी दिखती थी। हालांकि चूंकि उसने कुछ नहीं किया था, इसलिए वह निश्चित रूप से दोष अपने ऊपर नहीं लेगा और डॉक्टर द्वारा पहले कही गई बात का खुलासा करने ही वाला था कि आर्या ने जुलाब की दवा ली थी। मैंने सच में उसे तंग नहीं किया। उसकी मौजूदा हालत इसलिए है क्योंकि उसने लैक्सा ली थी।
वह रेचक शब्द को पूरा नहीं बोल पाया। अस्पताल के बिस्तर से आर्या अचानक चिल्लाई, मेरा सिर चकरा रहा है, मैं बहुत बुरा लगता है। ये सुनकर ली चुवेन ने विराट को गुस्से से घूरा, फिर आर्या के पास जाकर चिंता से पूछा, वे क्या बात है? मैं बहुत बुरा लगता है, क्या आप मेरे लिए डॉक्टर को बुला सकते हैं? आर्या ने पीड़ा भरे भाव से पूछा। ठीक है, मैं अब जाती हूँ, ली चुवेन ने कहा और जाते समय विराट को एक और घूर कर देखा। अब विराट अवाक रह गया। उसने ऐसा क्या किया था जिसके लिए उसे ये सब सहना पड़ा? लाया इंटरनेशनल के लिए इतना कुछ समर्पित करने के बाद भी किसी ने उनकी प्रशंसा नहीं की। उसे वेतन वृद्धि न मिलना ही काफ़ी बुरा था, लेकिन इस तरह घूरा जाना तो और भी बुरा था। हालांकि वह उत्सुक था, क्योंकि डॉक्टर ने पहले कहा था कि आर्या पहले से ही ठीक है। उसे अचानक फिर से अस्वस्थ क्यों महसूस होने लगा? अचानक वार्ड का दरवाजा बंद हो गया। आर्या, जो पहले कराह रही थी, अब चुप हो गई थी। ये सुनते ही विराट तुरंत समझ गया कि वह महिला निश्चित रूप से नाटक कर रही थी। तुम किस बात का नाटक कर रहे हो? जियांग वेई ने विराट की ओर घूर कर देखा। दरअसल वह विराट और ली चुवेन की बातचीत ध्यान से सुन रही थी, क्योंकि उसे डर था कि विराट कहीं कोई मूर्खतापूर्ण बात न कह दे। जितने कम लोगों को जुलाब लेने के बारे में पता हो उतना ही अच्छा है, क्योंकि यह उसके जीवन पर एक धब्बा था। जब उसने सुना कि विराट दस्त की दवा का जिक्र करने वाला है तो उसका दिल लगभग गले से बाहर आ गया। इसलिए तुरंत सूझबूझ दिखाते हुए उसने बीमार होने का बहाना बनाया और वेनवेन को बाहर भेज दिया। अब विराट को आज की घटनाओं का खुलासा करने से रोकने के लिए उसने उसके साथ एक समझौता करने का फैसला किया। फिर आर्या ने विराट की ओर गंभीरता से देखा और कहा, आज जो कुछ भी हुआ उसके बारे में किसी को मत बताना, चाहे वह कोई भी हो, ठीक है? विराट चौंक गया। उन्होंने इस बारे में ध्यान से सोचा और वास्तव में यह एक बहुत ही शर्मनाक मामला लग रहा था। इसके तुरंत बाद आर्या ने आगे कहा, मुझे उम्मीद है कि आप इसे गुप्त रखेंगे। मुझे इसे गुप्त क्यों रखना चाहिए? इसके अलावा मैंने तो वो दस्त की दवा नहीं ली थी। विराट हंसते हुए बोला और उसके दांत दिखाई दिए। यह उस पर पूरी तरह से नियंत्रण पाने का एक प्रभावी तरीका था और वह इसे मजबूती से पकड़ना चाहता था। ये सुनकर आर्या का मन किया कि वह चादरें हटाकर जमीन पर लेट जाए और विराट से निपटे, लेकिन उस समय उसके पैर बहुत कमजोर थे, वह जमीन पर सीधे खड़े भी नहीं हो पा रही थी। अपने गुस्से को दबाते हुए उसने कहा, तुम्हें इसे गुप्त रखना होगा। बेशक, मैं मुआवजे के तौर पर आपकी शर्तें पूरी कर सकता हूँ। निश्चित रूप से उसने अपना असली रंग दिखा दिया था। विराट वास्तव में एक अच्छा व्यक्ति नहीं था, अन्यथा वह स्थिति का फायदा नहीं उठा रहा होता। विराट ने थोड़ी देर सोचा और पूछा, कोई भी शर्त चलेगी? हाँ, आर्या ने जवाब दिया। घटना को गुप्त रखने के लिए वह लगभग किसी भी बात पर सहमत होने को तैयार थी। तो मैं ही कहूंगा, विराट ने घोषणा की। मैं पदोन्नति और वेतन वृद्धि चाहता हूं, महाप्रबंधक बनना चाहता हूं, सीईओ के पद तक पहुंचना चाहता हूं, धन और सुंदरता वाली महिला से विवाह करना चाहता हूं और जीवन के शिखर पर पहुंचना चाहता हूं। क्या ये ठीक है? 166, 167, एक अच्छा आदमी महिलाओं से प्रतिस्पर्धा नहीं करता। 166, 167, एक अच्छा आदमी महिलाओं से प्रतिस्पर्धा नहीं करता। उस समय आर्या का चेहरा गुस्से से कांप रहा था। यह मांग सचमुच बहुत ही बेशर्म थी। राष्ट्रपति महोदय, क्या हुआ है? क्या मेरा अनुरोध अस्वीकार्य है? क्या तुमने मुझसे यह नहीं कहा था कि तुम मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार हो? विराट ने मासूमियत भरे चेहरे से पूछा। आर्या बिस्तर से उठकर विराट को फिर से पीटना चाहती थी। तुम्हारी काबिलियत के सामने वेतन वृद्धि और पदोन्नति पाना कोई बड़ी बात नहीं है। जनरल मैनेजर बनना भी संभव है, लेकिन किसी अमीर और खूबसूरत महिला से शादी करने में मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। अच्छा, तो फिर बस वेतन वृद्धि और पदोन्नति ही काफ़ी होगी। उस अमीर और खूबसूरत महिला के बारे में भूल जाओ, विराट ने कहा। आर्या ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि विराट अचानक इतना सहज हो जाएगा। उसे पूरा यकीन था कि यह आदमी बेतुकी मांगे करेगा। इतना ही? हाँ, बस यही है, और क्या चाहिए? विराट एक पल के लिए असमंजस में पड़ गया। नहीं, ओह, चूंकि आपको लगता है कि यह सही नहीं है, तो मुझे अपनी मांगों पर फिर से विचार करने दीजिए, विराट ने कहा। नहीं, सब ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आर्या ने जल्दी से कहा। जब तक यह आदमी आज की घटना के बारे में किसी को नहीं बताता, पदोन्नति और वेतन वृद्धि कोई बड़ी बात नहीं थी। ओह, तो मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि तुमने जुलाब की दवा ली थी। देखो मैं कितना दयालु हूँ, विराट ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर इस समय उसके पास चाकू होता तो आर्या सचमुच उसके पास जाकर विराट को चाकू मारकर जान से मार देती। तभी दरवाजा खुला और ली चुवेन जल्दी से अंदर आ गया। वह थोड़ी देर पहले डॉक्टर को बुलाने गई थी और अब वापस आ गई है। आर्या के बिस्तर के पास पहुंचकर उसने घबराकर कहा, वे क्या तुम ठीक हो? मैं डॉक्टर को ढूंढने गया था, लेकिन उन्हें आने में थोड़ा समय लगेगा। चिंता मत करो। ली चुवेन को आर्या की चिंता थी, लेकिन आर्या ने अभी अभी अपने लक्षणों का नाटक किया था। अब उसने जवाब दिया, मैं अब ठीक हूँ वेन, मैं लगभग ठीक हो चुका हूँ। मुझे एव लग गया है और आज रात मुझे छुट्टी मिल जाएगी। क्या आप यहीं रुककर मेरी देखभाल कर सकते हैं कृपया? चिंता की क्या बात है, इसे मुझ पर छोड़ दो, ली चुवेन ने मुस्कुराते हुए कहा। विराट ये सब देख रहा था और उसने गौर किया कि ली चुवेन भी काफ़ी आकर्षक थी, लेकिन यह महिला उसके प्रति इतनी अनफ्रेंडली क्यों थी? उस समय ली चुवेन ने सचमुच विराट की ओर मुड़कर देखा। उसकी मुस्कान पल भर में गायब हो गई और उसने ठंडे स्वर में कहा, अब तुम जा सकते हो, तुम्हें बाहर तक छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं विराट के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। उनके व्यवहार में अचानक बहुत तेजी से बदलाव आया। ठीक है, तो चले जाओ। आखिरकार उसे पदोन्नति और वेतन वृद्धि मिल गई। विराट ने दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसे तुरंत याद आया, उसे वापस कैसे लौटना था? यह उपनगरीय इलाका था, क्या उसे पैदल वापस जाना चाहिए था? असंभव। विराट को जाते देख आर्या के तनावग्रस्त दिल को आखिरकार राहत मिली।
विराट के चले जाने के साथ ही आज का आयोजन समाप्त हो सकता है। लेकिन जैसे ही उसने विराट को दरवाजे के पास आते और रुकते देखा, उसने मन ही मन प्रार्थना की, चलो जल्दी करो और चले जाओ। अचानक विराट ने पीछे मुड़कर कहा, तो मैं वापस कैसे जाऊंगा? आर्या आश्चर्यचकित रह गई। लीचुवेन विचलित रही, लेकिन आर्या की प्रतिक्रिया देखकर उसकी भौहें और भी ज्यादा सिकुड़ गईं। उसे इस बात का आभास था कि वेई वेई को उस लड़के ने परेशान किया था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि वह लड़का वहां मौजूद था। ये सोचकर लीचुवेन गुस्से से भड़क उठा, मुझे परवाह नहीं कि तुम कैसे वापस आओगे, बस चले जाओ। उसकी हिम्मत कैसे हुई वेई वेई को धमकाने की, जो उसकी सबसे करीबी दोस्त है। उसे धमकाना लीचुवेन को धमकाने के समान था। विराट एक बार फिर अचंभित हो गया और उसे अपनी बात पर अड़े रहने की जरूरत महसूस हुई। बहन ब्लैक स्टॉकिंग्स, तुम्हें क्या हुआ है? यह मत सोचो कि काली मोजे पहनने से तुम मजबूत बन जाओगे। मैं आपको बता दूं, काली मोजे पहनने वाले सभी लोगों में से मैंने विशेष रूप से आपको सिस्टर ब्लैक स्टॉकिंग्स कहकर पुकारा। इस बारे में आप क्या करने जा रहे हैं? एक बाघ अपनी ताकत नहीं दिखाता और तुम मुझे एक बीमार बिल्ली समझते हो। तुमने क्या कहा? लीचुवेन ने क्रोधित होकर कहा। बहन काली मोजे, विराट ने प्रत्येक शब्द को स्पष्ट रूप से उच्चारित किया। लीचुवेन ने आंखें फाड़कर घूरा, लेकिन उस समय सबसे ज्यादा चिंतित और भयभीत आर्या ही थी। उसे डर था कि विराट गुस्से में आकर आज की घटना का खुलासा कर देगा, इसलिए उसने तुरंत बीच में टोकते हुए कहा, रुको, बहस मत करो, हम सब सहकर्मी हैं। विराट जोंग, अगर तुम वापस नहीं आ सकते तो मेरी कार लेकर घर चले जाओ। अब आर्या की एकमात्र इच्छा यही थी कि विराट जल्दी से चला जाए, बाकी सब बातें उसके लिए मामूली थीं। जरूर, विराट ने तुरंत सहमति दे दी क्योंकि मनीष को स्कूल से लेने का समय लगभग हो चुका था। समय कम था और उसे जाना जरूरी था। चाबियां वहीं हैं, बस उन्हें लो और जाओ, आर्या ने आगे कहा। जरूर, विराट ने चाबियां देखी, उन्हें उठाया और जाने की तैयारी करने लगा। इन घटनाओं से लीचुवेन स्तब्ध रह गया। आज वेई वेई अलग क्यों लग रही थी? उसी क्षण विराट दरवाजे तक पहुंच गया और लीचुवेन की ओर मुड़कर बोला, मोजे वाली लड़की, एक अच्छा आदमी औरतों से झगड़ा नहीं करता, अलविदा। धड़ाम से दरवाजा बंद हो गया। लीचुवेन इतनी गुस्से में थी कि उसने अपने दांत पीस लिए। ये लड़का खुद ही मुसीबत मोल ले रहा था, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। अब उसे वेई वेई का ख्याल रखना था। शहर का अस्पताल बहुत बड़ा नहीं था, बाहर का कोई भी शोर वार्ड के अंदर से सुना जा सकता था। BMW के स्टार्ट होने की जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। जियांग वेई वेई ने वार्ड के अंदर मुट्ठी भींची और झट से बोली, बहुत बढ़िया, वह आदमी आखिरकार चला गया। लीचुवेन अब भी गुस्से में थी, लेकिन जब उसने आर्या को विराट के जाने के बारे में इतनी खुशी से बात करते सुना तो वह स्तब्ध रह गई। ठीक होने के बाद उसने तुरंत पूछा, वेई वेई, क्या उस लड़के ने तुम्हें तंग किया था? बस थोड़ा इंतजार करो, मेरे वापस आते ही मैं उससे जरूर निपटूंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। जियांग वेई वेई खुश थी क्योंकि विराट चला गया था, जिसका मतलब था कि आज की घटनाएं शायद ही फैलेंगी। अब भी मना कर रहे हो? तुम इतनी खुश क्यों हो? उसने तुम्हें जरूर धमकाया होगा। मुझे पता है कि तुम एक दयालु लड़की हो और अगर तुम्हें तंग किया भी जाता तो तुम कुछ नहीं कहती। मुझे बताओ, कुछ भी मत छुपाओ और मैं तुम्हारे लिए न्याय जरूर दिलाऊंगा। आर्या को सच में समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। चलो बोल दो, मुझे मत बताओ कि वो आदमी, क्या उसने तुम्हारे साथ कुछ किया है? लीचुवेन की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। धिक्कार है, मैं उसे ढूंढ निकालूंगी। अगर वह तुम्हारा अपमान करने की हिम्मत करता है तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। आर्या इतनी हैरान हुई कि उसका मुंह खुला रह गया। क्या हो रहा था? ये घटना यौन उत्पीड़न में कैसे बदल गई? वो बात नहीं है वेनवेन, मुझे ठीक से याद नहीं कि मैंने क्या किया था, लेकिन खैर, मैं ठीक हूँ। आर्या ने कहा। ठीक है। लीचुवेन थोड़ा शांत हुआ, तो फिर तुमने उसे अभी अपनी कार ले जाने क्यों दी? मुझे याद है कि वह आपकी प्यारी कार है और आप कभी किसी को भी उसे छूने नहीं देते थे। ये आर्या के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। वह सिर्फ यह नहीं कह सकती थी कि यह विराट को विदा करने के लिए था। अचानक उसे एक विचार आया और उसने विषय बदलते हुए पहले हुई बैठक के दौरान घटी घटनाओं के बारे में बात करना शुरू कर दिया। और विषय सचमुच बदल गया। आप क्या कह रहे हैं? कंपनी ने कई अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए, लीचुवेन ने उत्साह से कहा। हाँ, आर्या ने सिर हिलाया और राहत की सांस ली। सब कुछ बहुत करीब था। तुम कमाल हो वेई वेई। मुझे विश्वास है कि आपके हाथों में ये कंपनी निश्चित रूप से नाम बदलने से पहले की तुलना में अधिक समृद्ध और मजबूत बनेगी। लीचुवेन ने प्रशंसा की। ऐसा ही होना चाहिए। आर्या ने सिर हिलाया। वैसे वेई वेई, मैं उस विराट को बर्खास्त करना चाहता हूँ। वह एक लंपट और आवारा है, उसे अपने पास रखना नामुमकिन है। अल्पविराम। इसी बीच विराट BMW कार में अस्पताल से निकल चुका था और अब वही जोंग से कुछ ही दूरी पर था। पिछली घटनाओं को याद करके अब भी उसे गुस्सा आता था। वह अपनी इलेक्ट्रिक बाइक चलाने के लिए कंपनी वापस नहीं गया, इसके बजाय उसने आज BMW कार से वापस जाने का फैसला किया। यह मत पूछो क्यों, वह बस मनमौजी हो रहा था। अच्छू, विराट को कई बार जोर से छींक आए। कोई तो उसे कोस रहा होगा। इतना निर्दयी कौन हो सकता है? लेकिन अभी उस बारे में चिंता करने का समय नहीं था क्योंकि जोंग के प्रवेश द्वार पर भारी कोलाहल था, मानो किसी VIP को भीड़ से घिरे हुए जोरदार विदाई दी जा रही हो। 167 मार्शल आर्ट प्रतियोगिता। 167 मार्शल आर्ट प्रतियोगिता। फर्स्ट सेंट्रल स्कूल के प्रवेश द्वार पर एक अनोखा नज़ारा देखने को मिला, जहां गाड़ियां एक दूसरे से सटी हुई थीं। बेशक केवल कारें ही नहीं थीं, कई लोग स्कूल के गेट की ओर जा रहे थे। विराट बिल्कुल भी गाड़ी नहीं चला सका, जिससे वह पूरी तरह से अचंभित रह गया। आज कौन सा दिन था? फर्स्ट सेंट्रल में इतने सारे लोग क्यों थे और वहां एक शिक्षक होने के नाते उन्हें इसके बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। इस भीड़ को देखकर ऐसा लग रहा था कि शिन मनीष को स्कूल से निकलने से पहले काफी देर तक इंतजार करना पड़ सकता है।
विराट ने तुरंत अपनी कार एक तरफ खड़ी कर दी और ये देखने का फैसला किया कि स्कूल में क्या हो रहा है। द्वार पर पहुंचते ही उसने देखा कि वहां एक बैनर लटका हुआ था, राष्ट्रीय युवा मार्शल आर्ट प्रतियोगिता जियांगहाई क्षेत्रीय क्वालिफायर। विराट तुरंत समझ गया, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इतने सारे लोग थे, क्योंकि वहां एक प्रतियोगिता हो रही थी जिसमें पूरे देश के प्रतिभागी भाग ले रहे थे। ये काफी महत्वपूर्ण घटना प्रतीत हो रही थी और उसने अंदर जाकर देखने के बारे में सोचा। मुख्य द्वार पूरी तरह खुला था, जो भी अंदर आना चाहता था वह आसानी से आ सकता था। विराट के प्रवेश करने के बाद उसने प्रतियोगिता स्थल की तलाश शुरू कर दी, जिसे ढूंढना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। कैंपस में पहले से ही दिशा बताने वाले संकेत लगे हुए थे, प्रतियोगिता स्थल तक पहुंचने के लिए बस उनका अनुसरण करना था। विराट इत्मीनान से टहलते हुए सोच रहा था कि चूंकि इतने सारे लोग पहले ही आ चुके हैं तो प्रतियोगिता अभी अभी शुरू हुई होगी या कुछ ही समय पहले शुरू हुई होगी, इसलिए यह अभी प्रारंभिक दौर ही होगा, जो बहुत दिलचस्प नहीं होगा। शायद नज़ारे का आनंद लेना बेहतर होगा। उसी क्षण एक किशोर विराट के पीछे से खेल हॉल की दिशा में तेजी से बढ़ा। वह सांडा के परिधान में था, जाहिर तौर पर प्रतियोगिता में भाग लेने जा रहा था। विराट ने उसकी ओर देखा और ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि वह सांडा था। इसका मतलब ये था कि अन्य शैलियां भी अवश्य ही मौजूद होंगी। मार्शल आर्ट में कई शैलियां शामिल थीं, सांडा, मुए थाई, जूडो, ताइक्वांडो, कराटे और साथ ही जुबानदेश की मार्शल आर्ट भी। ऐसा प्रतीत हुआ कि इस प्रतियोगिता में मार्शल आर्ट की विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं शामिल थीं। विराट कुछ हद तक उत्साहित था, वह ये जानने के लिए उत्सुक था कि ये युवा मार्शल आर्ट में कितनी अच्छी तरह प्रशिक्षित हैं। आखिरकार मार्शल आर्ट का अभ्यास करने से शरीर मजबूत होता है और उम्र बढ़ती है। उन्होंने सोचा कि क्या देश के सभी फूल पूरी तरह से खिल चुके हैं। कुछ ही देर में वह कार्यक्रम स्थल के बाहर पहुंच गया और अंदर प्रवेश करने से पहले ही उसे अंदर से चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। विराट ने हल्की सी मुस्कान दी। ये सभी युवा इतने जोश से भरे हुए थे कि उन्हें अपने स्वयं के युवावस्था की याद आ गई। वह तुरंत कार्यक्रम स्थल के अंदर चले गए। ये स्थान, जो मूल रूप से एक इंडोर बास्केटबॉल कोर्ट था, को एक प्रतियोगिता क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया गया था। केंद्र में दो लोग आपस में भिड़ रहे थे, जिनके चारों ओर चिल्लाते हुए छात्र मौजूद थे। ये युवा मार्शल आर्ट प्रतियोगिता स्कूल के उत्सव दिवस का प्रतीक थी। कक्षा में लगभग कोई भी छात्र मौजूद नहीं था, क्योंकि सभी छात्र इस कार्यक्रम में अपना समर्थन देने के लिए वहां उपस्थित थे। विराट अंदर आया और एक खाली सीट ढूंढ ली, फिर केंद्र में चल रही प्रतियोगिता को देखने लगा। वह खुद केवल 17 वर्ष का था और फर्स्ट सेंट्रल में पढ़ने वाले छात्रों की आयु लगभग 14 से 18 वर्ष के बीच थी, जो उसकी उम्र से बहुत अलग नहीं थी। अगर विराट स्कूल की वर्दी पहन ले तो वह वहां एक छात्र के रूप में आसानी से घुल मिल सकता है। सबसे आगे मुख्य मंच था, जहां स्कूल के नेता दिखाई दे रहे थे, लेकिन लू शिंग्युए आज अनुपस्थित थीं। इसके बजाय वहां एक अधेड़ उम्र का आदमी, कुछ बूढ़े लोग और विभिन्न मार्शल आर्ट के प्रतिनिधि मौजूद थे। सभी ने अपनी अपनी वर्दी पहनी हुई थी, जो संभवतः इस आयोजन में भाग लेने वाली टीमों के नेता थे। इस समय उनमें से एक समूह बातचीत में व्यस्त था। प्रतियोगियों को देखते हुए विराट ने गौर किया कि यद्यपि सभी प्रतिभागी एशियाई मूल के थे, फिर भी उन्होंने अलग अलग प्रकार के परिधान पहन रखे थे। उदाहरण के लिए, मुए थाई प्रतियोगिता में भाग लेने वाला प्रतियोगी हालांकि केवल किशोर अवस्था में था, अन्य प्रतियोगियों की तुलना में काफी अधिक सांवला और मांसपेशियों वाला था। क्या वह वास्तव में सियाम देश का मूल निवासी था? अन्य प्रतिभागियों को देखकर, विशेष रूप से जूडो प्रतियोगी को देखकर, जो काफी छोटा था, यह स्पष्ट था कि वह बेई देश से था। सफेद डोबॉक पहने ताइक्वांडो प्रतियोगी भी पूरी तरह से स्त्रीत्वपूर्ण दिख रही थी, एकदम क्लासिक लुओ कंट्री की शख्सियत। अंत में विराट ने जुबान कंट्री के मार्शल आर्ट्स प्रतियोगी को भी देखा। हालांकि वह युवा था, फिर भी उसने वीरभाव से मार्शल आर्ट का वस्त्र पहना हुआ था, जो वास्तव में शुवान देश का वंशज प्रतीत होता था। ये कल्पना करना मुश्किल था कि परिणाम क्या होंगे। हालांकि यह जुबान देश की मार्शल आर्ट प्रतियोगिता थी, लेकिन यह एक अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले जैसा लग रहा था। अगर कोई एक देश हार जाता तो उसे बदनामी का सामना करना पड़ता। उस समय मंच पर जूडो प्रतियोगी और मुए थाई प्रतियोगी एक दूसरे से भिड़े हुए थे। मुए थाई प्रतियोगिता में भाग लेने वाला प्रतियोगी अपने मुक्कों के साथ बेहद तेज था और सीधे महत्वपूर्ण अंगों पर निशाना साध रहा था। जूडो, जो मुख्य रूप से हाथापाई और जमीनी तकनीक पर केंद्रित मार्शल आर्ट है, लगातार बचता रहा, अपने प्रतिद्वंद्वी को वश में करने के लिए किसी भी क्षण प्रहार करने के लिए तैयार रहा। उसने क्षण भर के लिए मुए थाई प्रतियोगी की बांह पकड़ ली, लेकिन प्रतिद्वंद्वी ने उसे तुरंत झटक कर छुड़ा लिया। इसके बाद मुआय थाई प्रतियोगी ने अपने मुक्कों, लातों को नियंत्रित किया और अपने घुटनों और कोहनियों का इस्तेमाल सुचारू रूप से और शक्तिशाली ढंग से किया। जूडो प्रतियोगी एक बार को रोक नहीं सका और जमीन पर गिर गया। जज आगे बढ़े और उन्होंने मुए थाई प्रतियोगी को विजेता घोषित कर दिया। विराट दोनों मुक्केबाजों के बीच की लड़ाई को देख रहा था। उसे लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन वह अभी तक समस्या की पहचान नहीं कर पा रहा था। तभी एक छात्र ने विराट के कंधे पर हाथ रखकर पूछा, सहपाठी, तुम किस कक्षा से हो? आपने वर्दी क्यों नहीं पहनी है? आप अति शांत। विराट ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे एक गोल-मटोल लड़का दिखाई दिया, जो गेंद की तरह दिख रहा था, जिसकी आंखें इतनी कसकर सिकुड़ी हुई थीं कि लगभग अदृश्य थीं, और वह चिप्स का एक बड़ा पैकेट लिए हुए था, जिसके मुंह के चारों ओर चिप्स के टुकड़े बिखरे हुए थे। मैं कक्षा 1 से हूँ, विराट ने कहा। उसे याद आया कि शिन मनीष कक्षा 1 से थी, इसलिए उसने कक्षा 1 कहकर पुकारा। वरिष्ठ वर्ष की कक्षा 1। मोटे लड़के ने विराट को संदेह भरी नजरों से देखा। हाँ, क्या बात है? विराट ने कहा। तुम झूठ बोल रहे हो, मैं सीनियर ईयर की पहली कक्षा का लियांग पांग हूँ और मैंने तुम्हें अपनी कक्षा में कभी नहीं देखा। लियांग पांग ने कहा। कुआं, मैं सचमुच सीनियर ईयर की पहली कक्षा से हूँ। विराट को ऐसे संयोग की उम्मीद नहीं थी। पीछे मुड़कर देखने पर यदि छात्रों का ये समूह वरिष्ठ वर्ष की कक्षा 1 का था, तो शिन मनीष भी उनमें से एक होना चाहिए था, लेकिन उसकी नज़र किसी पर नहीं पड़ी।
जैसे ही लियांग पांग विराट से ये पूछने ही वाला था कि वह कौन है, अचानक अखाड़े के केंद्र से एक आवाज़ सुनाई दी और प्रतियोगिता फिर से शुरू हो गई। इस बार मुकाबला जूडो खिलाड़ी और शुवान देश के मार्शल आर्ट्स प्रतियोगी के बीच था। जैसे ही लियांग पांग ने जुबान देश के मार्शल आर्ट प्रतियोगी को मंच पर आते देखा, उसने विराट से सवाल करना बंद कर दिया और उनका उत्साहवर्धन करने लगा। उसने जोश से भरे स्वर में अपनी चिप जमीन पर फेंकी और अपनी सीट पर खड़े होकर बोला, चलो जाना विराट जोंग। हालांकि इस छोटे से गोल मटोल लड़के में अब भी राष्ट्रीय गौरव की प्रबल भावना थी। आसपास की सीटों पर बैठे अन्य लोग भी इस समय खड़े हो गए और जुबान कंट्री के प्रतियोगी के लिए जोर जोर से जयकारे लगाने लगे। उनकी आवाज़ें इतनी तेज थीं कि कान बहरे हो रहे थे। जाना, हमारे शुवान देश की शक्ति दिखाओ, विराट ने धीरे से हंसते हुए कहा। ये बच्चे इतने बुरे नहीं थे। जैसे ही रेफरी ने मैच शुरू होने की घोषणा की, लियांग पांग और अन्य लोग सीटों की गंदगी की बिल्कुल परवाह किए बिना बैठ गए, फर्श से चिप्स का पैकेट उठाया और बिना किसी व्यवधान के खाना जारी रखा। वैसे सहपाठी, ये सारे प्रतियोगी कहाँ से आते हैं? विराट ने पूछा। लियांग पांग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आप इसके बारे में पूछ रहे हैं, वे सभी जियांगहाई शहर से हैं। क्या आपने उन ताइक्वांडो फाइटर्स, सियाम बॉक्सर्स, जूडो फाइटर्स को देखा? ये सभी जियांगहाई शहर के मार्शल आर्ट्स स्कूलों से हैं जिन्हें प्रतियोगिता के लिए चुना गया है। लियांग पांग पिछली घटना को पूरी तरह से भूल चुका था और वह केवल विराट के प्रश्न का उत्तर दे रहा था। जुबान देश के उन मार्शल आर्ट प्रतियोगियों का क्या हुआ? विराट ने पूछा। ओह, ये तो मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन और प्रथम स्कूल के विशेष खेल रंगारूट हैं, लियांग पांग ने कहा। मैं समझ गया, विराट ने सिर हिलाया। उस समय जब जूडो खिलाड़ी और शुवान देश के मार्शल आर्ट प्रतियोगी आमने सामने आए, तो बाद वाले ने विनम्रतापूर्वक दोनों हाथों से अभिवादन किया, जो शुवान देश की संस्कृति में सम्मान का एक प्रथागत संकेत है, जो युद्ध से पहले प्रतिद्वंद्वी का सम्मान और आदर करता है। हालांकि जूडो खिलाड़ी ने उपेक्षा का भाव दिखाया, यहाँ तक कि उसने अपना सिर थोड़ा सा भी नहीं झुकाया और तिरस्कारपूर्ण ढंग से जुबान कंट्री मार्शल आर्ट्स के प्रतियोगी को देखा। मैच देख रहे सभी लोगों के लिए यह दृश्य बहुत ही दुखद था। शुवान देश के लोगों के दिलों में बेई देश के लोगों के प्रति केवल घृणा ही थी। भीड़ में मौजूद कई लोगों ने कामना की कि जुबान देश का प्रतिनिधि जोश में आकर जूडो प्रतियोगी को जल्दी से हरा दे। रेफरी के इशारा देते ही छोटा लाल झंडा अचानक नीचे गिर गया, जो मैच शुरू होने का संकेत था। जुबान कंट्री मार्शल आर्ट्स के प्रतिनिधि ने स्वागत भाव से अभिवादन किया। एक महान देश को महान देश की तरह व्यवहार करना चाहिए, और भले ही बेई देश के लोग इतने निर्लज हों, हमें उनके स्तर तक नहीं गिरना चाहिए। लेकिन तभी जूडो प्रतियोगी के चेहरे के भाव अचानक बदल गए, और जब जुबान कंट्री मार्शल आर्ट्स प्रतिनिधि निश्चिंत था, तो उसने इस मौके का फायदा उठाते हुए आगे बढ़कर जुबान कंट्री प्रतियोगी की बाहों को पकड़ने की कोशिश की। जुबान काउंटी के सभी लोगों द्वारा देखी गई यह घटना घृणित थी। बेई देश के ये लोग तो बड़े ही चालाक हैं। वास्तव में वहां मौजूद हर कोई छात्र था और उस समय वे सभी अत्यधिक आक्रोश से भरे हुए थे। यहाँ तक कि विराट ने भी अपनी आंखें सिकोड़ ली, बेई देश के लोगों द्वारा किए गए अचानक हमले के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि बेई देश के इस प्रतिद्वंद्वी में कुछ गड़बड़ थी। जीव विज्ञान के मानकों के अनुसार बेई देश के इस प्रतियोगी के स्तर को देखते हुए वह इतनी तीव्र आक्रमण गति हासिल नहीं कर सकता था। इस व्यक्ति में कुछ गड़बड़ थी, ठीक वैसे ही जैसे पहले वाले सियाम बॉक्सर में थी, वही समस्या थी। 168, 169 मैं इस चैंपियन का विरोध करता हूँ। 168, 169 मैं इस चैंपियन का विरोध करता हूँ। विराट को पूरा यकीन था इस व्यक्ति में कुछ गड़बड़ है। इसी क्षण बेई देश के जूडो प्रतिनिधि ने एक कदम आगे बढ़ाया, जुबान देश के मार्शल आर्ट प्रतिनिधि की बांह पकड़ ली, अपने होंठों के कोने पर व्यंग्य का भाव दिखाया और फिर अचानक बल लगाकर जुबान देश के मार्शल आर्ट प्रतिनिधि के शरीर को बाहर फेंकने की तैयारी की। शुवान कंट्री मार्शल आर्ट्स के प्रतिनिधि का चेहरा पल भर में बिगड़ गया। उसने खुद को स्थिर रखने के लिए घोड़े की मुद्रा अपनाई। उसका शरीर 1000 पाउंड के वजन जितना स्थिर था, जिससे वह जूडो प्रतिनिधि द्वारा नीचे खींचे जाने से बच गया। फिर उसने अपने एक साथी को सीधे बाहर भेज दिया। जूडो प्रतिनिधि ने तेजी से अपना शरीर झटक कर किक को चकमा दिया और इस तरह पहला मुकाबला समाप्त हो गया। अखाड़े के बाहर लगभग सभी छात्र जुबान कंट्री मार्शल आर्ट्स के लिए जयकारे लगा रहे थे, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। उन सभी ने पहले की घटना को देखा था और उन्हें एहसास हो गया था कि जूडो प्रतिनिधि कितना कपटी था, तभी उसने ऐसे कृत्य करने का सहारा लिया। जुबान कंट्री मार्शल आर्ट्स को जीतना ही होगा। विराट ने जूडो प्रतिनिधि को ध्यान से देखा और उसकी हर हरकत में कुछ न कुछ गड़बड़ी देखी। इस तरह की शारीरिक बनावट के साथ मांसपेशियों के लिए उस स्तर की विस्फोटक शक्ति उत्पन्न करना असंभव था। अजीब, सचमुच बहुत अजीब। इस समय जूडो प्रतिनिधि और जुबान कंट्री मार्शल आर्ट्स प्रतिनिधि के बीच लड़ाई चल रही थी। जुबान कंट्री मार्शल आर्ट्स के प्रतिनिधि ने लेग टेक्निक्स में प्रशिक्षण प्राप्त किया था। उसने जूडो प्रतिनिधि का डटकर सामना किया और कई बार ऐसा लगा कि वह जूडो प्रतिनिधि को हरा सकता था, लेकिन हर बार उसके हमलों को रोक दिया गया। समस्या और भी स्पष्ट होती जा रही थी। जूडो प्रतिनिधि की प्रतिक्रियाएं बहुत ही जल्दबाजी में थीं। उनकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया समय सीमा से कहीं अधिक तेज। विराट की भौहें तन गईं। उन्हें यकीन हो गया था कि जूडो प्रतिनिधि के साथ कुछ गड़बड़ है। अगर हालात वैसे ही थे जैसे दिख रहे थे, तो संभवतः वह अपनी आध्यात्मिक और शारीरिक शक्ति को नाटकीय रूप से बढ़ाने के लिए किसी बाहरी ताकत का इस्तेमाल कर रहा था। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि बेई देश के ये लोग एक मामूली प्रतियोगिता में भी इतने घृणित तरीकों का इस्तेमाल करेंगे। ये प्रतियोगिता की भावना का घोर उल्लंघन था। इस बीच सियाम बॉक्सिंग के प्रतिनिधियों को भी जूडो प्रतिनिधि जैसी ही समस्या का सामना करना पड़ा और वे भी संभवतः बाहरी सहायता पर निर्भर थे। कितना बेशर्म व्यवहार। ये सोचना भी मुश्किल है कि वे जुबान देश के विशाल आकाश के नीचे इतनी धृष्टता करने की हिम्मत करेंगे। ऐसा लगता है मानो वे जुबान देश के लोगों को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेते हों। इस तरह की प्रतियोगिता में प्रतिबंधित दवाओं की जांच के लिए कोई जिम्मेदार संगठन नहीं था, इसलिए कोई भी इन मुद्दों को उजागर नहीं कर पाता।
उसी क्षण अखाड़े में जुबान कंट्री मार्शल आर्ट्स के प्रतिनिधि ने अचानक छलांग लगाई और अपनी लेग टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए जूडो प्रतिनिधि पर सीधा ट्रिपल किक मारी। हालांकि जूडो प्रतिद्वंद्वी ने इस चाल का अनुमान लगा लिया था और किक से बचने के लिए तेजी से मुड़ गया, जिससे एक बड़ी कमजोरी पैदा हो गई क्योंकि पैर अपने लक्ष्य से चूक गया। हुआन देश के प्रतिनिधि का पैर पकड़कर जूडो प्रतिद्वंद्वी तेजी से घूम गया, जिससे मार्शल आर्ट प्रतिनिधि अपना नियंत्रण खो बैठा और पतंग की तरह इधर उधर उछलने लगा। अंततः उसे बाहर फेंक दिया गया और वह जमीन पर बुरी तरह गिर पड़ा। पब फ्यूचर एड्स। उसके गिरते ही रेफरी ने आगे आकर जूडो प्रतिनिधि को विजेता घोषित कर दिया। जुबान कंट्री मार्शल आर्ट्स के प्रतिनिधि ने परिणाम सुनते ही खड़े होने की कोशिश शुरू ही की थी कि गुस्से से उनकी मुट्ठियां भींच गईं। उस समय मैच देख रहे आसपास के छात्र आह भरे बिना नहीं रह सके। जुबान देश के मार्शल आर्ट प्रतिनिधि को हार का सामना करना पड़ा। कुछ लोग निराश थे, लेकिन अन्य लोगों ने उनका हौसला बढ़ाया। कोई बात नहीं, हमारे पास अभी और लोग हैं। किसी भी प्रतियोगिता में जीत और हार होना सामान्य बात है। यहाँ तक कि वीआईपी मंच पर मौजूद स्कूल के नेताओं ने भी खेद व्यक्त किया। इस बार नुमेरो उनो मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन के सदस्य जुबान देश का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और उनकी हार ने उन्हें भी निराश कर दिया। एक तरफ जूडो के नेता मुस्कुरा रहे थे, विशेष रूप से यामामोतो रयोजी, जो सफेद वस्त्र पहने हुए थे और उनके चेहरे पर एक भोली सी मुस्कान थी। ताइक्वांडो और सियाम बॉक्सिंग के नेताओं ने तुरंत बधाई देते हुए कहा, जूडो वाकई अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरता है। ये कुछ नहीं है, बस एक खोखली प्रतिष्ठा है, यामामोतो रयोजी ने चौड़ी मुस्कान के साथ कहा, जो देखने में नाखुश लग रहा था लेकिन मन ही मन खुश था। दरअसल उन्होंने इस परिणाम का पहले से ही अनुमान लगा लिया था, क्योंकि उनके लोगों ने एक ऐसी दवा ली थी जिससे शरीर मजबूत होता है। अगर वे इस मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं तो जियांगहाई के अनगिनत माता पिता निश्चित रूप से अपने बच्चों को जूडो सीखने के लिए भेजना चाहेंगे। इस मार्शल आर्ट प्रतियोगिता के बारे में एक और कहावत ये थी कि जीतने वाली मार्शल आर्ट आने वाले दिनों में बेहद लोकप्रिय हो जाएगी। अगर हम ऐसे भविष्य के बारे में सोचें जहां जियांगहाई शहर के सभी छात्र जूडो सीख रहे हों, तो जुबान देश पर शासन करने से क्या अंतर होगा। यही विचार सियाम बॉक्सिंग और ताइक्वांडो के नेताओं के मन में भी था। वे सभी इस मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में बड़ी जीत हासिल करने के लिए तैयार थे। आखिरकार ओलंपिक खेलों के विपरीत, जो अत्यधिक विनियमित होते हैं, इस प्रतियोगिता में कहीं अधिक लचीलापन था। तब वे जियांगहाई शहर में मार्शल आर्ट के बाजार पर अपना दबदबा बना सकते थे, क्योंकि वहां उन सभी के अपने अपने प्रशिक्षण केंद्र थे। जरा सोचिए, इससे कितना बड़ा राजस्व प्राप्त होगा। अन्य लोग शायद इससे अनजान हो, लेकिन विराट को ये सब स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। उन्होंने सियाम बॉक्सिंग, ताइक्वांडो और जूडो प्रतियोगियों के शरीर की जांच की और पाया कि वे सभी समस्याग्रस्त थे, चाहे वह प्रतिबंधित दवाओं का सेवन हो या शक्तिवर्धक इंजेक्शन लेना हो। मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए जियांगहाई नगर मार्शल आर्ट एसोसिएशन के प्रतिनिधियों पर भरोसा करके जीत हासिल करना असंभव था। ये प्रतियोगिता महज एक खेल नहीं रह गई थी, बल्कि यह शुभान देश के राष्ट्रीय गौरव का मामला बन गई थी। हालांकि यह एक मामूली मामला था, फिर भी विराट ने हस्तक्षेप करने का फैसला किया। जैसा कि उम्मीद थी, जुबान कंट्री मार्शल आर्ट्स के प्रतिनिधियों का इन विरोधियों के सामने कोई मौका नहीं था और वे सभी हार गए। वहां मौजूद छात्र भी निराश हो गए। वे इतने हताश थे कि अब और जय जयकार करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। लुओ देश या बेई देश के प्रतिनिधियों के लिए जयकार करना ऐसी चीज थी जो वे स्वयं करने के लिए स्वतंत्र नहीं थे। लेकिन अब यही देश लगातार विजय प्राप्त कर रहे थे। जैसे जैसे लियांग पांग देखता गया, उसका गुस्सा बढ़ता गया और उसने हताशा में अपने आलू के चिप्स का पैकेट जमीन पर फेंक दिया। ये बहुत ही निराशाजनक है। हमारे जुबान देश की मार्शल आर्ट उनसे कैसे हार सकती है। ये सुनकर विराट को एहसास हुआ कि लियांग पैंग वास्तव में एक देशभक्त था। उसने ठंडे लहजे में उपहास किया और उसी क्षण हस्तक्षेप करने का फैसला किया। पब फ्यूचर एड्स। आप नाराज हो गए क्या? बेशक, मैं गुस्से में हूँ। लुओ देश का ताइक्वांडो हमारे शुभान देश की मार्शल आर्ट से विकसित हुआ है और अब ये हमारी मार्शल आर्ट के शीर्ष पर खड़े होने का साहस रखता है। मैं क्रोधित क्यों ना हूँ? ये तो बहुत अजीब है। आजकल सब लोग इतने मजबूत क्यों लग रहे हैं? भले ही मार्शल आर्ट एसोसिएशन के लोग कमजोर हों, उन्हें इतना खराब प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। लियांग पांग ने गुस्से से भड़कते हुए कहा। तो क्या तुम उन्हें अपने हाथों से हराना चाहते हो? विराट ने आगे पूछा। बेशक, मैं ये देखकर कि वे मेरे मुकाबले के नहीं हैं, मुझे खुद भी वहां चढ़ने की तीव्र इच्छा हो रही है। मुझे ताइची आती है, अगर मैं ऊपर चढ़ गया तो मैं उन्हें जरूर हरा सकता हूँ। लियांग पांग ने घबराते हुए कहा। वैसे मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन के कोच कौन हैं? विराट ने पूछा। इस तरह की प्रतियोगिताओं में आमतौर पर कोच होते थे। वे सभी शारीरिक शिक्षा के शिक्षक हैं। तुम क्यों पूछ रहे हो? सहपाठी, तुम्हें इस जानकारी से क्या चाहिए? लियांग पांग ने विराट की ओर हैरानी से देखते हुए पूछा। कुछ नहीं है, विराट ने कहा। फिर उसकी नज़र अखाड़े के केंद्र पर पड़ी और उसकी आंखें गहरी हो गईं। अचानक विराट को एक महत्वपूर्ण बात याद आई। वैसे शिन मनीष कहाँ गई? ये सुनकर लियांग पांग ने जवाब दिया। ओह, आप शिन मनीष के बारे में बात कर रहे हैं। आज सुबह प्रिंसिपल लू उसे अपने साथ ले गईं। मुझे बिल्कुल पता नहीं कि वे कहाँ गए। प्रिंसिपल लू निश्चित रूप से लू जिंग्यू थे, इसलिए जियातोंग को सुरक्षित रहना चाहिए। लेकिन जैसे ही उसने अखाड़े में चल रही प्रतियोगिता को देखा, उसके चेहरे के भाव गंभीर हो गए। इस समय प्रतियोगिता बिना किसी रुकावट के जारी थी और जुबान देश के लगभग सभी मार्शल आर्टिस्ट प्रतियोगिता से बाहर हो चुके थे। प्रतियोगियों का एक बड़ा समूह अपने कोच के बगल में इकट्ठा हो गया, जो पूरी तरह से निराश दिख रहे थे। अब ताइक्वांडो, जूडो और मुए थाई के प्रतियोगी वर्चस्व के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। कई मुकाबलों के बाद आखिरकार रैंकिंग तय हो गई। पहला स्थान जूडो प्रतियोगी यामामोतो ताकेशी को मिला, जो सांवली त्वचा वाला एक हट्टा कट्टा आदमी था। दूसरा स्थान पाकले नामक एक ताइक्वांडो प्रतियोगी को दिया गया, जिसने सफेद दोबब पहना हुआ था। तीसरा स्थान एक मुए थाई प्रतियोगी ने हासिल किया, जिसके पूरे शरीर पर मांसपेशियां थीं।
उसका नाम एलिस था, जो केवल अंग्रेजी नाम है। अब जब रैंकिंग की घोषणा हो चुकी थी तो पुरस्कार समारोह का समय आ गया था। देखते ही देखते मंच पर मौजूद नेता एक दूसरे को बधाई देने लगे और एक दूसरे की अत्यधिक प्रशंसा करने लगे। यामामोटो रयोजी का चेहरा उनकी अभिमानी मुस्कान से मानो खिल उठा था। स्कूल के नेता इस परिणाम से खुश नहीं थे, लेकिन इस समय वे चुप ही रह सकते थे। जूडो वास्तव में गहन और व्यापक है। हालांकि यामामोटो रयोजी ने बेपरवाही से घोषणा की, जूडो अपने आप में ही आपके शुभान देश की मार्शल आर्ट से हमेशा श्रेष्ठ है। स्कूल के नेताओं ने मुंह बनाया, लेकिन असंतुष्ट होने के बावजूद उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। हार के बाद उन्होंने जो भी बहाना बनाया वह सिर्फ एक बहाना ही था। तो कृपया श्रीमान यामामोटो, पुरस्कार वितरण समारोह शुरू कीजिए, बुजुर्ग उप प्रधानाचार्य ने असंतोष के भाव से कहा। चल दर मंच पर मौजूद सभी नेता यामामोटो, ताकेशी, पाकले और एलिस को पुरस्कार प्रदान करने के लिए आगे बढ़े। परंपरा के अनुसार बोलने की बारी प्रथम स्थान विजेता की होती थी। यामामोटो ताकेशी ने माइक्रोफोन पकड़ा और सबसे ऊंचे स्थान पर खड़े हो गए। उनके चेहरे पर तिरस्कार का भाव था। उसका छोटा कद और उसके चेहरे के हाव भाव देखकर ऐसा लग रहा था मानो कोई उसे घूंसा मारने के लिए उकसा रहा हो। मैं अभी सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, और वह यह है कि हमारा जूडो अजेय है। यदि आप सबसे शक्तिशाली मार्शल आर्ट सीखना चाहते हैं तो हमारे जूडो समूह में शामिल हों। जहां तक जुबान देश के कुंफू की बात है, उसे सीखने की कोई जरूरत नहीं है, वह बहुत कमजोर है। इसके तुरंत बाद यामामोटो रयोजी ने जोरदार ताली बजाना शुरू कर दिया। बाकी लोगों ने भी ताली बजाई, लेकिन जुबान देश के किसी भी नागरिक के लिए ये क्षण बेहद क्रोधित करने वाला था, और यामामोटो ताकेशी के शब्दों को सुनकर वे वास्तव में ऊपर जाकर उसकी पिटाई करना चाहते थे। स्कूल के नेता अन्य लोगों की तुलना में अधिक असंतुष्ट दिखे। वे प्रतियोगिता के परिणाम से पहले से ही नाखुश थे, और अब यामामोटो ताकेशी के शब्दों ने उन्हें और भी क्रोधित कर दिया। इसलिए यामामोटो ताकेशी के लिए किसी ने ताली नहीं बजाई। यामामोटो ताकेशी ने बस उपहास किया और आगे कहा, तुम मेरी जीत पर खुशी नहीं मनाते? क्या जुबान देश अपनी मित्रता के लिए प्रसिद्ध नहीं है? आज इतना तुच्छ व्यवहार क्यों? ये तो बस एक जीत है। अगर आप कमजोर हैं तो मेरी बात ध्यान से सुने, क्योंकि यह चैंपियन का भाषण है। उसके आसपास कोई नहीं हिल रहा था। वे गुस्से में थे, लेकिन उनका गुस्सा भी व्यर्थ था। वे केवल असहाय होकर देखते रह सकते थे। लियांग पान गुस्से से बड़बड़ाने लगा, लानत है, बेई देश के कमीने। अगर मैं वहां गया होता, अगर तुम्हारे दादाजी लड़ रहे होते तो मैं तुम सबको मार डालता। तो क्या तुम ऊपर जाना चाहते हो? विराट ने लियांग पान की ओर देखकर पूछा। यामामोटो ताकेशी के शब्दों ने भी उन्हें क्रोधित कर दिया था। बेशक, एक बार जब मैं वहां पहुंच जाऊंगा तो मैं उन्हें मार डालूंगा। मैं, लियांग पैंग ने अभी भी गुस्से में कहा। ठीक है, मैं तुम्हें यह मौका दूंगा, विराट ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर वह दर्शकों के स्टैंड से खड़ा हुआ और पुरस्कार वितरण स्थल की ओर चिल्लाते हुए बोला, मैं इस चैंपियन का विरोध करता हूं। पब फ्यूचर एड्स 169, 170, अब आपकी बारी है। 169, 170, अब आपकी बारी है। विराट की आवाज पूरे स्पोर्ट्स हॉल में गूंज उठी। मैं इस चैंपियन का विरोध करता हूं। ये बात कई लोगों के कानों तक पहुंची, जिससे उनकी भावनाएं भड़क उठीं और उन्होंने भी इस चैंपियनशिप का विरोध किया। पल भर में सबकी निगाहें विराट पर टिक गईं, जो अपनी सीट पर खड़ा था। इस चैंपियनशिप को जीतने वाले यामामोटो ताकेशी के चेहरे पर जो मुस्कान थी वह अब गंभीर हो गई। और यामामोटो रयोजी, जिनके पास जूडो को बढ़ावा देने का एक बड़ा अवसर था, इस व्यवधान से नाराज थे। उनके चेहरे पर बेहद अप्रिय भाव थे। शुवान देश के मूल निवासी होने के नाते भीड़ ने विराट के इस कदम की सराहना की, क्योंकि बेई देश के इन लोगों ने न केवल चैंपियनशिप जीती थी, बल्कि बाद में ऐसी बातें भी कही थीं जिससे यह उनके लिए असहनीय हो गया था। इस समय लियांग पान बुरी तरह डर गया था। उसने अविश्वास से विराट की ओर सिर घुमाते हुए कहा, तुम क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? जल्दी बैठ जाओ। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम उसे हरा सकते हो? मैं आपके लिए एक अवसर पैदा कर रहा हूं, विराट ने कहा। ये सुनकर लियांग पांग ने कहा, मैंने तो प्रतियोगिता के लिए पंजीकरण भी नहीं कराया था, मैं वहां कैसे जा सकता हूं? हमें देखे जाने से पहले ही बैठ जाओ। फिर लियांग पांग ने विराट के कपड़े पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया और उसे बिठाने की कोशिश की। इस समय जूडो चैंपियन यामामोटो ताकेशी ने दूर से विराट को घूरते हुए बेहद गुस्से भरे चेहरे के साथ चिल्लाते हुए कहा, तुम आखिर हो क्या? मैंने अपनी ताकत के दम पर चैंपियनशिप जीती, आपके विरोध से क्या फर्क पड़ता है? ये सुनकर लियांग पान को एहसास हुआ कि सब कुछ खत्म हो गया है, और वह ये समझने में असमर्थ था कि विराट इतनी मूर्खतापूर्ण हरकत क्यों कर रहा था। क्या वह शांति से मैच नहीं देख सकता था? विराट के बाद के शब्दों ने उसे और भी चौंका दिया, क्योंकि विराट ने पूछा, क्या तुमने सचमुच अपनी ताकत के दम पर जीत हासिल की? लियांग पान अवाक रह गया। क्या ये स्पष्ट नहीं था? दूसरे व्यक्ति ने अपने मुक्कों से जीत हासिल की थी, फिर भी इतना मूर्खतापूर्ण प्रश्न पूछा गया। विराट को देखते ही यामामोटो ताकेशी का चेहरा तुरंत बदल गया और उनकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। सिर्फ वही नहीं, अध्यक्ष के मंच पर यामामोटो रयोजी और नेताओं का एक समूह भी बहुत असंतुष्ट दिख रहा था। उनके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी, क्योंकि उन शब्दों में स्पष्ट रूप से कुछ निहितार्थ थे। वे इस बार अपने किए का पता दूसरों को नहीं लगने दे सकते थे। उस समय स्कूल के कई अधिकारी असमंजस में थे। सभी विराट की ओर देख रहे थे, ये सोच रहे थे कि इस छात्र के साथ क्या हो रहा है, वह वर्दी में क्यों नहीं था। अरे, ये तो मुझे बहुत जाना पहचाना लग रहा है। जिन लोगों ने विराट को पहले देखा था उन्हें वह जाना पहचाना सा लगा। इस समय यामामोटो ताकेशी का चेहरा और भी असहज हो गया और उन्होंने विराट से पूछा, आपका ऐसे क्या मतलब है? विराट मुस्कुराया, अपनी उंगली आगे बढ़ाते हुए इशारा किया और कहा, मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि तुम सब बेकार हो। जैसे ही ये शब्द कहे गए, पूरे स्थल पर सन्नाटा छा गया। लगभग सभी की निगाहें अब विराट पर टिकी हुई थीं। लियांग पांग विराट के सबसे करीब था। ऊपर की ओर देखते हुए उसकी आंखों में स्पष्ट रूप से प्रशंसा झलक रही थी।
विराट के बारे में क्या कहे ये समझ न आने पर उसने बस अंगूठा ऊपर करके कहा, शानदार। यामामोतो ताकेशी का चेहरा और भी गुस्से से लाल हो गया, उसकी मुठ्ठियां और भी भींच गईं। मार्शल आर्ट प्रतियोगिता के चैंपियन होने के बावजूद उन्हें कचरा कहे जाने से उन्हें बहुत अपमान महसूस हुआ। पाकले समेत अन्य प्रतियोगियों के चेहरे पर भी बेहद निराशा के भाव थे, क्योंकि विराट जिस कचरे का जिक्र कर रहे थे वह उनका भी प्रतिनिधित्व करता था। इस नीच व्यक्ति ने उनके बारे में इस तरह बोलने की हिम्मत करके सीधे मौत को दावत दी थी। अध्यक्ष के मंच पर यामामोटो रयुजी और अन्य लोगों की निगाहें भी तीव्र हो गईं। लेकिन स्कूल के नेतृत्वकर्ताओं का समूह बेहद खुश था। उन अभिमानी बदमाशों ने पहले तो अपनी अकड़ दिखाई थी, लेकिन अब उन्हें उनकी औकात दिखा दी गई थी। इस छात्र ने जो किया वह शानदार था। सिर्फ उस टिप्पणी के लिए ही छात्रवृत्तियां और ऐसी ही अन्य सभी चीजें उसकी हो जाएंगी। अब और बर्दाश्त न कर पाने पर यामामोतो ताकेशी ने विराट पर भड़कते हुए कहा, तुम किसे कचरा कह रहे हो? मैं तुम्हें कचरा कह रहा हूँ। क्या आपको इससे कोई समस्या है? विराट ने आगे पूछा। उस क्षण सबके चेहरे बिगड़ गए। यदि पहली बार विराट की जुबान फिसलने के कारण हुई गलती मानी जा सकती है, तो फिर ये दूसरी बार क्या थी? विराट के प्रति लियांगपान की प्रशंसा और भी बढ़ गई। ये व्यक्ति वाकई अद्भुत था। आसपास के छात्र भी उन्हें आदर की दृष्टि से देखते थे। यहाँ तक कि मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में असफल रहे शुवान देश के प्रतिनिधियों ने भी इस क्षण अपना सिर ऊपर उठा लिया। तुम मौत को दावत दे रहे हो? यामामोतो ताकेशी क्रोधित होकर खुलेआम उसे चुनौती देते हुए बोले। अगर उसने इस प्रतिद्वंद्वी को सबक नहीं सिखाया तो मार्शल आर्ट प्रतियोगिता के चैंपियन के रूप में उसकी प्रतिष्ठा का क्या होगा? क्या तुम मुझसे लड़ने की हिम्मत रखते हो या नहीं? तुमने मुझे कचरा कहा, मैं देखना चाहता हूं कि तुम किस चीज के बने हो। यामामोतो ताकेशी ने अपनी मुठ्ठियां भींच लीं, विराट पर हमला करने के लिए तैयार। हिम्मत मत करना, यामामोतो रयुजी ने जजों के मंच से दहाड़ते हुए कहा। ये सुनकर यामामोतो ताकेशी वहीं रुक गया, यामामोतो रयुजी की बात मानते हुए, लेकिन उसने विराट को गुस्से से घूरते हुए कहा, बस इंतजार करो, जब मैं तुमसे दोबारा मिलूंगा मैं तुम्हें घुटने टेकने और मुझे पिताजी कहने पर मजबूर कर दूंगा। चूंकि यामामोतो रयुजी यामामोतो ताकेशी के पिता थे, इसलिए पुत्र स्वाभाविक रूप से अपने पिता की बात सुनता था। क्यों नहीं, एक और दिन का इंतजार क्यों करें? मुझे ये देखकर बहुत खुशी होगी कि तुम मुझे कैसे डैडी कहलवाओगे। विराट ने हंसते हुए कहा। किसने सोचा होगा कि ये लोग बाहरी मदद पर भरोसा करके ही टूर्नामेंट जीतेंगे, ये सोचते हुए कि यह उनकी अपनी काबिलियत थी। तुम, यामामोतो ताकेशी की मुठ्ठियां गुस्से से कस गईं। ताकेशी, ऐसा मत करो, आपने टूर्नामेंट जीत लिया है, आप पहले ही नंबर 1 बन चुके हैं और किसी बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, यामामोतो रयुजी ने सलाह दी। यामामोतो रयुजी के लिए मार्शल आर्ट सम्मेलन केवल पैसा कमाने की एक योजना थी, और अब जब यामामोतो ताकेशी नंबर 1 के रूप में उभर आए थे तो उनका उद्देश्य पूरा हो गया था। जल्द ही बहुत से लोग उनके जूडो हॉल में आने लगेंगे। अन्य मामलों की तो यामामोतो रयुजी को बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। वह एक व्यापारी था जिसका उद्देश्य शुवान काउंटी में लाभ कमाना था। एक बार पैसा आ जाने के बाद बाकी मुद्दे मामूली हो जाते थे। नंबर 1 होने का कोई महत्व नहीं था, इसीलिए वह यामामोतो ताकेशी को अभी लड़ने नहीं देगा। जीत तो पहले ही हो चुकी थी, लड़ने या न लड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जोखिम क्यों लेना? जी पापा, यामामोतो ताकेशी ने जवाब दिया। विराट को यामामोतो रयुजी के इरादों के बारे में कैसे पता नहीं चल सकता था। वह उन्हें सफल नहीं होने देगा। आप लगातार ये दावा करते रहते हैं कि आप नंबर 1 हैं और आपको लगता है कि इससे आप सचमुच नंबर 1 बन जाते हैं। ये तो बेहद मजेदार है, यकीनन इस साल की सबसे मजेदार बात है, विराट ने हंसते हुए कहा। यामामोतो ताकेशी पहले से ही अहंकारी और गुस्सैल था। यदि यामामोतो रयुजी वहां मौजूद न होते तो वह पहले ही विराट पर हमला कर चुके होते। एक बार फिर उत्तेजित होकर वह अनियंत्रित होकर बोल पड़ा, कचरा, तुम क्या कह रहे हो? मैंने इतना कुछ कह दिया है, क्या तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया? चूंकि आप इसे सुनना चाहते हैं इसलिए मैं इसे दोहराता हूँ। मैंने कहा, बेई देश के लोग बेहद नीच और बेशर्म हैं। क्या इसमें कोई समस्या है? इस बयान ने पिछले बयान से भी कहीं ज्यादा हंगामा खड़ा कर दिया। उस समय सबकी निगाहें विराट पर टिकी थीं और उनके चेहरे के भाव बदल गए थे। छात्रों का एक समूह देशभक्त भाव से भर गया और उन्होंने इस बात की परवाह किए बिना अपने देश का समर्थन किया कि यामामोतो ताकेशी वास्तव में नंबर 1 थे या नहीं। लियांगपांग विराट के प्रति इस हद तक श्रद्धा से भर चुका था कि वह लगभग उनके सामने घुटने टेकने को तैयार था। कई स्कूल नेताओं ने भी विराट की प्रशंसा की। छात्रवृत्ति की बात छोड़िए, अब से उसे आदर्श छात्र का पुरस्कार ही दे देना चाहिए। बेई देश के ये लोग शुवान देश में आकर इतनी लापरवाही करने की हिम्मत कैसे कर लेते हैं? शुरुआत में यामामोतो रयुजी का एकमात्र उद्देश्य पैसा कमाना था। अब उत्तेजित होकर उसने अपनी आंखों में हत्या का भाव लिए विराट को घूरना शुरू कर दिया। उसने गला काटने का इशारा किया, जिससे ये संकेत मिला कि आगे बढ़ना ठीक है। यामामोतो ताकेशी ने यह देखा और समझ गया। उसकी निगाहें विराट पर घृणा से टिकी हुई थीं। उसने कहा, ठीक है, जब तुम अपनी ताकत के बारे में डींगे मारते रहते हो तो आओ और मुझसे लड़ो। विराट द्वारा बेई देश के लोगों का अपमान करना असभ्यता नहीं थी, बल्कि उनकी प्रारंभिक बदतमीजी ने ही उसे उकसाया था। मेरे पास कौशल तो है, लेकिन मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता। ये सुनकर भीड़ एक बार फिर स्तब्ध रह गई। लगातार लड़ाई की बातें करता रहता था और अब अचानक लड़ना नहीं चाहता। इतनी सारी बातों के बाद अगर लड़ाई ही नहीं हुई तो इसका क्या फायदा? यामामोतो ताकेशी ने ठंडे लहजे में कहा, मुझे लगता है कि तुम लड़ने से डरते हो। निकम्मे, मुझे नीच कह रहे हो, मौत को दावत दे रहे हो, काया हो। यामामोतो रयुजी और अन्य लोग भी हंसने लगे और विराट को ऐसे देखने लगे मानो वह कोई मस्खरा हो। फिर भी आसपास के लोगों की तिरस्कारपूर्ण निगाहों का सामना करते हुए विराट ने बस मुस्कुराते हुए कहा, नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं लड़ रहा हूं, लेकिन कोई और लड़ेगा।
कौन? पूरा हॉल एक बार फिर स्तब्ध रह गया। सभी यह जानने के लिए उत्सुक थे कि कौन आगे आएगा। लियांग पांग भी इस बात से हैरान था कि कौन आगे आएगा। वह सोच रहा था कि इस आदमी के बगल में कोई नहीं है, क्या वह हवा से मदद की उम्मीद कर रहा है। तभी विराट ने मुड़कर लियांग पांग की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुमने अभी अभी यह नहीं कहा था कि तुम उन्हें पीट पीट कर मार डालोगे? मैंने अभी अभी आपके लिए वह अवसर सुनिश्चित किया है, इसका लाभ उठाए। ये सुनकर लियांग पांग का चेहरा तुरंत बिगड़ गया और वह चिल्लाया, क्या? PS आज मेरी मासिक बैठक थी, अभी अभी काम से लौटा हूँ।